ऐश इज टू वर्सेटाइल 1 से 10 तक। पोकेमोन युग वर्ष XX। इस साल पोकेमोन लीग के सभी ट्रेनर्स के लिए काफ़ी उथल-पुथल भरा रहा है। अच्छी किताबें पढ़ना आसान है, क्योंकि इस साल की वर्ल्ड लीग प्रतियोगिता में 8 सबसे मजबूत ट्रेनर चुने गए। नॉकआउट राउंड के बाद इन 8 में से सबसे मजबूत को विश्व स्तरीय चैंपियन चुना गया, उसका नाम लियोन है। इस साल से दुनिया के सबसे ताकतवर ट्रेनर कौन है, इस बारे में अब कोई सस्पेंस नहीं रह गया है। दुनिया भर के अनगिनत प्रशिक्षकों ने लियोन को अपना लक्ष्य बनाया और अपनी अपनी यात्रा शुरू की। कांटो लीग के पहले टाउन में उनमें से एक छोटा लड़का अपनी नई यात्रा शुरू करने की तैयारी कर रहा था। वाह, मुझे देर हो रही है। माँ, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? पजामा पहने, दोनों गालों पर जेड आकार के निशान वाला लड़का अपने कमरे से बाहर भागा, चिल्लाते हुए अपने कपड़े ढूंढने लगा। ऐश, तुम तो 15 साल के हो चुके हो, अब भी अपनी माँ से तुम्हें जगाने की उम्मीद करना ठीक नहीं है, बैठक कक्ष की सफाई कर रही महिला ने धीरे से कहा। लेकिन जब तक उसने अपनी बात खत्म की, ऐश नाम का लड़का गायब हो चुका था। अब तक ऐश को लगभग 1 घंटा देर हो चुकी थी और उसके पास कपड़े बदलने का समय नहीं था। अपने पजामा और चप्पल पहने हुए ही वह झट से बाहर भागा। ऐश का घर ओक्स लेबोरेटरी से लगभग 2 किलोमीटर दूर था, लेकिन वह 5 मिनट से भी कम समय में वहां पहुंच गया। कस्बे के लोगों को बस हवा का एक झोंका महसूस हुआ, जिसके बाद दूर जाती हुई एक परछाई दिखाई दी। हालांकि जैसे ही ऐश ओक्स लेबोरेटरी पहुंचने वाला था, उसने अचानक अपना सिर पकड़ लिया और एक घुटने पर गिर पड़ा। उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया था। इस समय ऐश पर रहस्यमय जानकारियों की बाढ़ आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसका सिर फटने वाला हो। चैट ग्रुप, समानांतर दुनिया में खुद के ही अलग अलग रूप, क्षमताओं का उत्तराधिकार, आखिर ये सब क्या है? माइरियड हेवंस चैट ग्रुप में सफलतापूर्वक शामिल होने पर आपको हार्दिक बधाई। इस ग्रुप में मौजूद हर व्यक्ति समानांतर दुनिया से आपका ही एक रूप है। कृपया अपने आप से अच्छे से संवाद करें और प्रशिक्षकों के शिखर तक पहुंचें। इस चैट ग्रुप में एक एबिलिटी इनहेरिटेंस फंक्शन है। वास्तविक दुनिया में महत्वपूर्ण घटनाओं का सामना करके, जैसे कि जिम बैज प्राप्त करना, विशेष पोकेमोन पकड़ना या एलीट या चैंपियन बनना, आप लॉटरी में भाग लेने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। पुरस्कारों में ग्रुप सदस्यों की विभिन्न एबिलिटीज शामिल हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया चैट ग्रुप में शामिल हों। ऊपर दी गई जानकारी उसके दिमाग में अभी अभी उमड़ी जानकारियों का सारांश थी। चैट ग्रुप, समानांतर दुनिया में खुद के ही रूप। ऐश को इनमें से कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन वह अपने मन में एक बिंदु को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। जैसे ही वह अपनी चेतना को उस बिंदु पर केंद्रित करता, वह उस रहस्यमयी आवाज द्वारा बताए गए चैट ग्रुप में प्रवेश कर जाता। अचानक और विचित्र घटना ने 15 वर्षीय ऐश को थोड़ा डरा दिया। क्या उस पर किसी भूत का साया था? लेकिन युवा और जोश से भरपूर होने के कारण वह आवेगी और साहसी भी था। काफी सोच विचार करने के बाद उसने अपने मन के उस बिंदु को अपनी चेतना से छूने का निर्णय लिया। अगले ही पल ऐश को ऐसा लगा मानो उसकी चेतना उसके शरीर से निकलकर एक अलौकिक, शून्य जैसे अंतरिक्ष में तैर रही हो। इस अंतरिक्ष में एक विशाल ढांचा भी मौजूद था। यह क्या है? चैंपियन ऐश, एक नया खिलाड़ी। इस बार तुम किस क्षेत्र के मेरे संस्करण में हो? स्क्रीन पर दिखाई देने वाला वाक्य और उसके बगल में लिखा नाम देखकर ऐश को एक और झटका लगा। चैंपियन ऐश, ये क्या है? औरागाजियन ऐश, शीर्ष स्तर के क्षेत्र से एक और बड़ा खिलाड़ी आ गया है। मेरे समूह की स्थिति एक अंक कम हो गई है। ब्रीडर ऐश, मुझे आश्चर्य है कि क्या यह नया सदस्य मेरा ही कोई रूप है जिसने प्रजनन में उपलब्धियां हासिल की हैं। इस समूह में अधिकतर लोग लड़ाइयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ऐसा कोई मिलना मुश्किल है जो पालन पोषण पर ध्यान देता हो। ग्रुप में तैर रहे संदेशों को देखकर ऐश और भी ज्यादा उलझन में पड़ गया। चैंपियन ऐश को छोड़ो, आखिर औरा हीरो और ब्रीडर क्या थे? ऐश, इस डिवाइस पर मैसेज कैसे भेजते हैं? ऐश, ओह, ये पहले ही भेज दिया गया है। ऐश, तुम लोग कौन हो? तुम सबके नाम में मेरा नाम क्यों है? इन उपाधियों का क्या मतलब है? ऐश ने स्क्रीन पर मौजूद अपने ही दूसरे रूपों से संवाद करने की कोशिश की। उसे संदेश भेजना नहीं आता था, लेकिन एक साधारण से विचार से ही उसकी इच्छा प्रकट हो गई। संदेश भेजने के लिए उसे बस उसके बारे में सोचना होता था। चैंपियन ऐश, किसी नए खिलाड़ी के लिए स्थिति को न समझ पाना स्वाभाविक है। मैं समझाता हूँ। चैंपियन ऐश, यहाँ मौजूद सभी लोग, समूह के सदस्य आप ही हैं। समानांतर अंतरिक्ष समय नामक एक चीज होती है। जब आप बाएं या दाएं जाने का विकल्प चुनते हैं, तो ये 2 समानांतर दुनियाओं में विभाजित हो जाता है। चैंपियन ऐश, इस समूह में हर कोई हमारा ही एक रूप है जिसने अलग अलग क्षेत्रों में कुछ न कुछ हासिल किया है। उदाहरण के लिए, मैं वही ऐश हूँ जो एक ट्रेनर बना और कई घटनाओं के बाद अंततः विश्व चैंपियन बना। चैंपियन ऐश, वह जिसे औरागाजियन ऐश कहा जाता है, चैंपियन बनने के लिए पोकेमोन पर निर्भर नहीं था, बल्कि अपनी जन्मजात और प्रतिभा के बल पर एक मानव रूपी पौराणिक पोकेमोन बन गया जो पौराणिक पोकेमोन से सीधे मुकाबला करने में सक्षम था।
वह पोकेमोन के मामले में मेरे जितना अच्छा नहीं है, लेकिन शारीरिक विकास के मामले में मेरे 10 गुना भी उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। चैंपियन ऐश, ब्रीडर ऐश, जो अपने बाद के वर्षों में पालन पोषण में माहिर है, ने युद्धों में बहुत कुछ हासिल नहीं किया है, लेकिन एक ब्रीडर के रूप में वह निश्चित रूप से विश्व स्तरीय है, शायद दुनिया में सर्वश्रेष्ठ भी। चैंपियन ऐश, तो नवागंतुक, तुम किस क्षेत्र में मेरे उस प्रतिरूप हो जो शिखर पर विराजमान है? चैंपियन ऐश के स्पष्टीकरण के बाद ऐश को धीरे धीरे समझ में आ गया कि ये लोग कौन थे। हालांकि पढ़ाई लिखाई में वह थोड़ा धीमा था, लेकिन चैंपियन ऐश ने इसे इतनी स्पष्टता से समझाया था कि अगर वह फिर भी नहीं समझ पाया तो वह पोएम से किस तरह अलग होगा। संक्षेप में, इस चैट ग्रुप में मौजूद लोग अलग अलग दुनियाओं से आए खुद ऐश के ही अलग अलग रूप थे जो अलग अलग क्षेत्रों में शिखर पर थे। चैंपियन ऐश लड़ाइयों पर ध्यान केंद्रित करता था, ब्रीडर ऐश पालन पोषण पर और ऑरा ऐश शारीरिक शक्ति बढ़ाने पर। दूसरी दुनियाओं से खुद से संवाद कर पाना सचमुच जादुई था। हालांकि ऐश के लिए एक शर्मनाक बात भी थी, बाकी सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में शिखर पर पहुंच चुके थे, जबकि वह अभी अपनी यात्रा शुरू करने ही वाला था। एक भावी ट्रेनर जिसे अभी तक अपना पहला पोकेमोन भी नहीं मिला था और वह इस समय काफी पीछे चल रहा था। समूह के बड़े खिलाड़ियों की तुलना में वह तो बस एक छोटा सा खिलाड़ी था। ऐश, ओम, मुझे नहीं पता कि मेरे पास कोई हाइलाइट्स हैं या नहीं। मैं अभी अपना पहला पोकेमोन लेने जा रहा हूं और मुझे सच में देर हो रही है। चैंपियन ऐश, हैं, अभी अभी अपनी यात्रा शुरू कर रहे हो? सच में, यहाँ आने वाला लगभग हर ऐश किसी न किसी क्षेत्र में शिखर पर पहुंच चुका होता है। अब तक तो कोई बिल्कुल नौसिखिया ही नहीं आया। एक अनुभवी सदस्य होने के नाते चैंपियन ऐश क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। क्या इस बार सचमुच एक बिल्कुल नया खिलाड़ी शामिल हुआ था? इंटरनेट की बोलचाल की भाषा में इस समूह में ऐश के बाकी सभी अकाउंट पूरी तरह से अपग्रेड हो चुके थे, लेकिन अब अचानक एक स्टार्टर अकाउंट सामने आ गया। आखिर चल क्या रहा था? ऐश, मुझे अभी तक अपना पहला पोकेमोन नहीं मिला है। वैसे दूसरे संसारों में मेरा पहला पोकेमोन कौन सा था? क्या वह स्क्विर्टल था? इस समय ऐश पूरी तरह से भूल चुका था कि वह इस समय देर से आ रहा है और उसे अभी तक कोई पोकेमोन नहीं मिला है। उसका दिल अन्य दुनियाओं में अपने समकक्षों के शुरुआती पोकेमोन के बारे में जिज्ञासा से भरा हुआ था। चैंपियन ऐश, मेरा पसंदीदा चैंपियन पिकाचू था। ऑरा हीरो ऐश, जोड़ 1, प्रजनक ऐश, जोड़ 10086। इस साइट का डोमेन नाम याद रखें। ताइवान के उपन्यास पढ़ने के लिए चावजन पर जाएं। ऐश के सवाल के बाद समूह में विभिन्न क्षेत्रों से ऐश के सभी संस्करण सामने आ गए और बिना किसी अपवाद के उन सभी के स्टार्टर पोकेमोन पिकाचू थे। ऐश ने ग्रुप में आए संदेशों को देखकर हैरानी जताई। ऐसा लग रहा था कि भले ही उसके दूसरे लोगों के अवतारों ने विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग उपलब्धियां हासिल की थीं, लेकिन उनके शुरुआती पोकेमोन एक जैसे ही थे। हालांकि ऐश, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, पिकाचू किस तरह का पोकेमोन है? ये शब्द सुनते ही पूरा समूह सन्नाटे में डूब गया। ऐश आधे मिनट से ज्यादा इंतजार करता रहा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद चैट ग्रुप में कोई खराबियां आ गई है। रणनीति के उस्ताद ऐश, मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि इस तरह के सवाल का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल है। पहले जाकर अपना स्टार्टर पोकेमोन क्यों नहीं ले आते? इससे आपको पता चल जाएगा कि पिकाचू किस तरह का पोकेमोन है। ऐश, अरे हाँ, मुझे अभी भी अपना स्टार्टर पोकेमोन लेना है। मैं यहाँ से कैसे निकलूं? ऐश की याद दिलाते ही वह अचानक हकीकत में लौट आया, उसे अभी भी अपना स्टार्टर पोकेमोन लेने जाना था। इस चैट ग्रुप में इस समय बर्बाद करने का कोई समय नहीं था। चैंपियन ऐश, ये बहुत आसान है, बस मन ही मन बाहर निकलने के बारे में सोचें। एक बार जब आप अपना स्टार्टर पोकेमोन इकट्ठा कर लेंगे तो हम आपको धीरे धीरे इस चैट ग्रुप और इसके उपयोगी कार्यों के बारे में बताएंगे। ऐश, ठीक है। ऐश ने जल्दबाजी में जवाब देने के बाद तुरंत बाहर निकलने के बारे में सोचा। उसकी चेतना क्षण भर के लिए रुकी और वह उस अराजक वातावरण से वास्तविक दुनिया में लौट आया। इस समय वह जमीन पर आधा बैठा हुआ था, एक हाथ से अपना सिर पकड़े हुए। कुछ ही दूरी पर ओक्स प्रयोगशाला थी। यहाँ से देखने पर उसे ओक्स प्रयोगशाला के प्रवेश द्वार पर लोगों की भीड़ जमा दिखाई दी, जो संभवतः किसी को विदाई देने आई थी। होश में आने के बाद ऐश जल्दी से भीड़ में घुस गया, किसी तरह धक्का मुक्की करते हुए बिल्कुल बीचों बीच पहुंच गया, और फिर उसकी नज़र एक ऐसे युवक पर पड़ी जो भीड़ के बीच चांद के तारों की तरह खड़ा था। प्रोफेसर ओक के पोते, गैरी। दूसरा लड़का भी उसी दिन अपनी यात्रा शुरू कर रहा था, और देखने से ऐसा लग रहा था कि उसने अपना पोकेमोन पहले ही प्राप्त कर लिया था। अरे, ये तो वही गुस्सैल और निकम्मा ऐश है जो अपनी ताकत के अलावा किसी काम का नहीं। गैरी ने व्यंग्य भरे चेहरे से ऐश की तरफ देखते हुए कहा, जो अचानक अंदर आ गया था। बेवकूफ़ गैरी, तुम किसे ऐसा कह रहे हो? ऐश ने मुट्ठी हिलाई और गुस्से से चिल्लाया। प्रत्येक क्षेत्र के कस्बों में लीग प्रशिक्षकों को भेजती थी ताकि वे भविष्य के उन सितारों को पोकेमोन का ज्ञान और लोकप्रिय विज्ञान की शिक्षा प्रदान कर सके जो अभी भी अपने बचपन में थे।
पैलेट टाउन में इस भूमिका को निभाने वाले व्यक्ति प्रोफेसर ओक थे। प्रोफेसर ओक की विद्वत्ता का स्तर इतना ऊंचा था कि साधारण बच्चों को पढ़ाने की तो बात ही छोड़िए, उन्हें जिम लीडर्स के प्रशिक्षक के रूप में सेवा करने में भी कोई समस्या नहीं होती। प्रोफेसर ओक के मार्गदर्शन में पैलेट टाउन ने वास्तव में कई जाने माने प्रशिक्षकों को तैयार किया था, लेकिन उनमें से एक भी एलीट या उससे ऊपर के पद तक नहीं पहुंच पाया था। ऐश और गैरी दोनों प्रोफेसर ओक के छात्र थे और बचपन से ही एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते आ रहे थे। शैक्षणिक ज्ञान के मामले में ऐश गैरी के मुकाबले कहीं भी नहीं ठहरता था, बल्कि यह कहा जा सकता है कि प्रोफेसर ओक के छात्रों में ऐश सबसे निचले पायदान पर था। लेकिन शारीरिक फिटनेस के मामले में 10 गैरी ऐश के मुकाबले कहीं नहीं ठहरते थे। ये भी सौभाग्य की बात थी कि ऐश उस तरह का बच्चा नहीं था जो बेवजह लोगों को मारता पीटता हो या झगड़ा करना पसंद करता हो, अन्यथा गैरी के दिखावे के शौकीन स्वभाव के कारण ऐश ने उसे बचपन में 100 से अधिक बार पीटा होता। लेकिन फिर भी गैरी ने ऐश को अति विकसित अंगों वाला भोला भाला कहकर पुकारा। पोकेमोन मिलने जैसे इतने महत्वपूर्ण दिन पर देर से आना, तुम वाकई बेशर्म हो। अपनी अक्ल के साथ यात्रा के पहले ही दिन किसी ग्याराडोस के हाथों मत कटवाना, गैरी ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ मजाक उड़ाया। ऐश ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए, उसकी मुट्ठियां कसकर बंद थीं, लेकिन उसके पास खंडन के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कुछ भी नहीं था। पोकेमोन लीग में भाग लेने वाले किसी भी 15 वर्षीय युवा के लिए 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर वे एक निर्धारित लीग दिवस पर अपने शहर के लीग विशेष दूत से पोकेमोन प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। लीग द्वारा इस दिन को हर महीने की 8 तारीख के रूप में निर्धारित किया गया था। यदि कोई चूक जाता था तो उसे पोकेमोन प्राप्त करने के लिए अगले महीने तक इंतजार करना पड़ता था। इसलिए युवा 15 साल के होने के बाद पहले महीने की 8 तारीख को किसी भी कीमत पर चूकना नहीं चाहते थे। चूकने का मतलब था कि उन्हें पोकेमोन मिलने की तारीख एक महीने आगे बढ़ जाएगी, जो ऐश समेत कई लोगों को अस्वीकार्य था। क्या आपको अपना पोकेमोन मिल गया है? बकवास, मैं तो पहले से ही रवाना होने के लिए तैयार हूँ। मुझे पोकेमोन कैसे नहीं मिल सकता? और तुम अगर अभी नहीं गए तो तुम्हें अगले महीने तक इंतजार करना पड़ सकता है। गैरी के व्यंग्य में एक चेतावनी का भाव था। ये सुनकर ऐश गैरी के पास से तेजी से गुजरी और ओक्स प्रयोगशाला में घुस गई। गैरी ने ऐश को गौर से देखा, फिर कस्बे वालों को अपनी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं के बारे में बताते हुए कहा कि वह अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है। ओक्स प्रयोगशाला में प्रवेश करते ही ऐश ने प्रोफेसर ओक को सूक्ष्मदर्शी से कुछ अध्ययन करते देखा। वह जल्दी से प्रोफेसर ओक के पास दौड़ा और जोर से चिल्लाया, प्रोफेसर ओक, मैं यहाँ हूँ। मेरा पोकेमोन कहाँ है? अपने शोध में मग्न प्रोफेसर ओक चौंक गए। पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें एहसास हुआ कि ऐश पहले ही उनके सामने आ चुका है। मुझे तो बहुत डर लग गया। तो ये ऐश है। मैं तुम्हारी आलोचना नहीं कर रही, लेकिन इतने महत्वपूर्ण दिन पर तुम देर कैसे कर सकती हो? अगर तुम और देर करती तो। रुको रुको रुको, मुझे पता है मैं गलत था। प्रोफेसर ओक, तो मेरा पोकेमोन कहाँ है? ऐश ने प्रोफेसर ओक की लगातार बकबक को तुरंत रोक दिया। अगर वह उन्हें बोलने देता तो कौन जानता कि उसे अपना पोकेमोन कब मिलेगा। वहाँ उधर प्रोफेसर ओक ने एक स्टैंड पर रखी अकेली पोके बॉल की ओर इशारा किया। उस पोके बॉल पर पीले रंग का बिजली का निशान बना हुआ था। जो लोग देर से आते हैं उनके पास कोई विकल्प नहीं होता, ये तो स्वाभाविक ही था। बल्कि ये तो पहले से ही बहुत बड़ी किस्मत थी कि एक पोकेमोन बचा हुआ था। कम से कम ऐश को अगले महीने तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जब तक एक विकल्प बचा है तब तक कोई विकल्प न होना ही बेहतर है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये पोकेमोन वैसा ही होगा जैसा मैंने कहा था, वह पोकेमोन जिसे पिकाचू कहते हैं। ऐश बड़बड़ाते हुए पोके बॉल की ओर बढ़ा और बिजली के चिन्ह वाली बॉल को उठा लिया। फिर बिना किसी झिझक के उसने उसे बाहर फेंक दिया। बाहर आओ, मेरा पहला पोकेमोन। पोके बॉल को फेंका गया और वह हवा में ही खुल गई। एक तेज रोशनी चमकी और फिर जमीन पर एक छोटा पीला पोकेमोन दिखाई दिया। पीले रंग के फर, पीठ पर 2 भूरी धारियां, टेढ़ी मेढ़ी बिजली की तरह दिखने वाली पूंछ, गालों पर 2 लाल बिजली की थलियां और काले सिरे वाले लंबे कान। ये पोकेमोन बिल्कुल वही मशहूर कांटों का इलेक्ट्रिक माउस था, पिकाचू। तो ये है पिकाचू। ऐश ने पलकें झपकाईं, मानो वह पिकाचू की शक्ल को अपने दिमाग में गहराई से अंकित करने की कोशिश कर रहा हो। अरे ऐश, तुम सच में इस पोकेमोन को पहचानते हो? ऐश द्वारा पिकाचू का नाम पुकारे जाने पर प्रोफेसर ओक आश्चर्यचकित रह गए। हालांकि उसने कस्बे में सभी को पोकेमोन का बुनियादी ज्ञान दिया था और कांटो क्षेत्र के अधिकांश पोकेमोन के बारे में बताया था, लेकिन ऐश कौन था? वह हमेशा कक्षा में सबसे पीछे रहने वाला छात्र था। उसने अपनी पढ़ाई में कभी कोई मेहनत ही नहीं की थी। यह मानना पड़ेगा कि ऐश का पोकेमोन के प्रति जुनून और प्यार उसके किसी भी साथी से बेजोड़ था, लेकिन जब ज्ञान की बात आती थी तो यह एक तरह से आपदा ही थी। इसलिए ऐश का अब पिकाचू को पहचान पाना निश्चित रूप से एक दुर्लभ घटना थी। प्रोफेसर ओक की तारीफ सुनकर ऐश तुरंत इतरा उठा। उसने अपनी छाती फुला ली, मानो उसकी नाक और लंबी हो गई हो। बेशक ये पिकाचू है। स्वाभाविक रूप से मैं इसे पहचानता हूँ।
ये वाकई एक बहुत शक्तिशाली पोकेमोन है। इस पोकेमोन को अपने स्टार्टर के रूप में पाकर चैंपियन बनने का मेरा भविष्य पहले से ही तय है। प्रोफेसर ओक ने ऐश को ऐसे देखा मानो वह बेवकूफ़ हो। काफ़ी देर तक हिचकिचाने के बाद भी उन्होंने ऐश को यह नहीं बताया कि पिकाचू एक ऐसा पोकेमोन है जो पूरे कांटो क्षेत्र में पाया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हालांकि ऐश पिकाचू के बारे में जानता था, लेकिन उसकी जानकारी सीमित ही होगी, अन्यथा वह ऐसी बात कैसे कह सकता था। पास में मौजूद पिकाचू ने ऐश की बातें सुनकर, भले ही वह आमतौर पर इंसानों को नापसंद करता था, फिर भी ऐश के प्रति थोड़ी सी सद्भावना महसूस करने लगा। आखिरकार पिकाचू को एक शक्तिशाली पोकेमोन मानने वाले लोग सचमुच दुर्लभ थे। ठीक है, चूंकि आपको पिकाचू से कोई आपत्ति नहीं है, तो ये चीजें लो और निकल जाओ। प्रोफेसर ओक ने ऐश को एक पोकेडेक्स और कई पोके बॉल देते हुए कहा। ऐश ने लापरवाही से सामान अपनी जेब में रख लिया, फिर पिकाचू के सामने आधा घुटने टेक कर बैठ गया और प्यार से उसका सिर सहलाते हुए बोला, अब से मैं तुम्हारी देखभाल में रहूंगा, पिकाचू। आह! इससे पहले कि ऐश पिकाचू के मुलायम फर का आनंद ले पाता, पिकाचू के चेहरे के भाव बदल गए और उसी समय उसके शरीर पर सुनहरी बिजली की कुछ किरणें चमक उठीं। पिकाचू! ऐश के शरीर में एक जबरदस्त वोल्टेज का प्रवाह हुआ, जिससे उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया और उच्च वोल्टेज वाले थंडर शॉक के कारण उसके पायजामे जलकर काले पड़ गए। तेज वोल्टेज के झटके से वह जलकर काला पड़ गया। ओह, मैं बताना भूल गया, इस पिकाचू में कुछ व्यक्तित्व संबंधी समस्याएं हैं। ये काफी विद्रोही है, पोके बॉल के अंदर रहना पसंद नहीं करता और अजनबी प्रशिक्षकों को बिल्कुल भी महत्व नहीं देता। यह मेरी तरफ से थोड़ा शरारती छात्र है, इसलिए यह वास्तव में तुम्हारे लिए काफी उपयुक्त है, प्रोफेसर ओक ने बिजली का झटका खाए ऐश को देखकर बाद में कहा। क्यों? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ऐश ने काले धुएं का एक गुबार छोड़ा और सीधे जमीन पर गिर पड़ा। अगर उसका शरीर एक औसत व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक मजबूत न होता, तो शायद उस सदमे से उसे सीधे अस्पताल ले जाया जाता। इस मामूली घटना के बावजूद ऐश का पिकाचू को अपने शुरुआती पोकेमोन के रूप में चुनने का दृढ़ संकल्प कमजोर नहीं हुआ। ये निश्चित रूप से इसलिए नहीं था क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। ऐश को उसकी यात्रा के लिए कुछ सलाह देने के बाद प्रोफेसर ओक अपने शोध कार्य में वापस चले गए। ऐश के बाहर जाते ही प्रोफेसर ओक ने तुरंत अपना शोध कार्य रोक दिया, पास के एक संग्रह क्षेत्र में गए और एक चित्र निकाला। उस चित्र में एक उत्साही युवक एक इलेक्ट्रिक माउस को नियंत्रित कर रहा था और पौराणिक सुइक्यून का डटकर सामना कर रहा था। बाहर जाने के बाद ऐश ने उसे विदा करने आए नगरवासियों को अलविदा कहा। डेलिया भी उनमें से एक थी। उसने ऐश को उसकी यात्रा के लिए विशेष रूप से खरीदा गया एक स्पेशल बैकपैक दिया, जो दैनिक उपयोग की कई चीज़ों से भरा हुआ था। इसके बाद डेलिया की थोड़ी चिंतित लेकिन आशीर्वाद भरी निगाहों के नीचे ऐश पैलेट टाउन के बाहरी इलाके की ओर चलने लगा। हालांकि ऐश को रबर के दस्ताने पहने और पिकाचू को अपने पीछे घसीटते हुए देखकर इस कुछ गंभीर विदाई में हास्य का पुट आ गया। कुछ ही देर में ऐश पैलेट टाउन से बाहर निकल गया। रास्ते में उसने अपने जले हुए पायजामे भी बदल दिए। अब उसने पोकेमोन लीग द्वारा उपहार में दी गई लाल और सफ़ेद टोपी पहन रखी थी, जिसे उसने हजारों ईमेल लिखकर प्राप्त किया था, एक नीली जैकेट और हल्के रंग की जीन्स, और वह बिल्कुल एक युवा किशोर की तरह दिख रहा था। ऐश द्वारा बड़ी मेहनत से पिकाचू को जंगल में घसीट कर लाने के बाद उसने कई बार उससे संवाद करने की कोशिश की, लेकिन पिकाचू ने उसकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। हालांकि ऐश के शुरुआती शब्दों ने पिकाचू के मन में कुछ सद्भावना पैदा कर दी थी, फिर भी ये पिकाचू की मनुष्यों के प्रति नापसंदगी और स्वतंत्र होने की इच्छा को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं था। हताशा में आकर ऐश ने अपने वरिष्ठों से सलाह लेने के लिए अपने मन में बने चैट ग्रुप को खोला। ऐश, दोस्तों, मुझे अपना पहला पोकेमोन मिल गया है, लेकिन ये पोकेमोन कुछ आज्ञाकारी नहीं लगता। क्या शुरुआत में मिले सभी पिकाचू ऐसे ही थे? चैंपियन ऐश, लगभग। पिकाचू के साथ गहरी दोस्ती बनाने से पहले मुझे भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। ब्रीडर ऐश, मैं अलग था। बचपन से ही ब्रीडर बनने की ख्वाहिश रखने के कारण जब मैंने शुरुआत की तो मेरे पास पालन पोषण का अच्छा खासा हुनर था। फिर मैंने कुछ पोकेमोन का खाना बनाया और सीधे पिकाचू को रिश्वत दी। तो नए ब्रीडर बनो, इसके फायदे बहुत हैं। और हीरो ऐश, यह आदमी फिर से दूसरों को अपने पेशे में फंसाने की कोशिश कर रहा है। छोड़ो भी, मेरे जैसे ज्यादातर लोग पोकेमोन बैटलिंग को ही चुनते। मुझे समझ नहीं आता कि तुम क्या सोचकर पोकेमोन पालने का पेशा चुन रहे हो। ब्रीडर ऐश, प्रजनन में क्या बुराई है? प्रजनन से भी शक्तिशाली पोकेमोन पैदा किए जा सकते हैं, ठीक है। हमारी दुनिया में एक ब्रीडर के रूप में मेरी भूमिका को मत देखो। पोकेमोन युद्ध की बात करें तो मुझे हराने वाले अभी भी कुछ ही लोग हैं। ऐश, क्या हम थोड़ी देर के लिए पेशों के बारे में चर्चा को किनारे रख सकते हैं? तो मुझे पिकाचू को कैसे मनाना चाहिए? जब मैं बात करता हूं तो वह मुझे नज़रअंदाज कर देता है, और अगर मैं उसे खाना देता हूं तो खाना खत्म होते ही वह मुझसे मुंह मोड़ लेता है। ये बहुत मुश्किल है। ऐश ने समूह में शुरू हुई पेशेवर बहस को बीच में ही रोक दिया और विषय को वापस सही दिशा में ले आया।
यानी पिकाचू को अपनी बात मनवाने का सफल तरीका। चैंपियन ऐश, कोई जल्दी नहीं है। पिकाचू और मैं, मतलब तुम, भाग्य के गहरे बंधन से जुड़े हुए हो। जल्द ही कुछ ऐसा होगा जिससे पिकाचू के साथ तुम्हारा रिश्ता और मजबूत होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने पहले कहा था कि स्टार्टर पोकेमोन मिलने के बाद मैं तुम्हें इस चैट ग्रुप के बारे में बताऊंगा, मैं तुम्हें अभी बता सकता हूँ। ऐश, ओह, क्या इस समूह का अन्य कार्यों में भी योगदान है, सिवाय मुझसे, जो दूसरी दुनिया से हैं? चैंपियन ऐश, जी हाँ, और यह आपके लिए बहुत उपयोगी फंक्शन है। सबसे पहले चैट ग्रुप पेज के ऊपरी दाएं कोने को देखें। क्या वहाँ कोई प्रकाश बिंदु है? उस पर क्लिक करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। चैंपियन ऐश के शब्दों ने ऐश को, जो अपने मानसिक रूप में था, चैट ग्रुप के ऊपरी दाएं कोने की ओर देखने के लिए प्रेरित किया। बिल्कुल, जैसा कि चैंपियन ऐश ने कहा था, वहाँ प्रकाश का एक बिंदु था। बिना किसी झिझक के ऐश ने अपने मन में उस पर क्लिक किया। प्रारंभिक पोकेमोन प्राप्त हुआ, लॉटरी ड्रॉ में जीतने का मौका, तारांकन 1। लॉटरी में प्रवेश करने का तरीका इस प्रकार है। प्रकाश के बिंदु पर क्लिक करने के बाद ऐश के सामने केवल 2 संदेश दिखाई दिए। एक में उसे बताया गया कि उसे लॉटरी जीतने का मौका मिला है, और दूसरे में लॉटरी में प्रवेश करने का लिंक दिया गया था। इन दोनों सवालों ने ऐश को असमंजस में डाल दिया। लॉटरी? कैसी लॉटरी? क्या इस चैट ग्रुप से उसे वाकई कोई इनाम मिल सकता है? चैंपियन ऐश, आपको देखना चाहिए कि आपके पास लॉटरी जीतने का मौका है ना? ऐश, मैंने देख लिया। इसमें लिखा है कि मुझे अपना स्टार्टर पोकेमोन पाने का एक मौका मिला है। आखिर ये लॉटरी किस लिए है? चैंपियन ऐश, ये हमारी क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए है। ऐश, तुम्हारी क्षमताएं? चैंपियन ऐश, हाँ, हमारी क्षमताएं। इस लॉटरी में भौतिक वस्तुओं को छोड़कर सब कुछ शामिल है, जैसे मेरा युद्ध अनुभव, ब्रीडिंग ऐश का प्रजनन अनुभव, टैक्टिकल ऐश की रणनीतिक मानसिकता इत्यादि। चैंपियन ऐश के शब्दों ने ऐश के मन में एक गहरा आघात पहुंचाया। भले ही उसे ऐसी चीजों का कोई ठोस ज्ञान न हो, लेकिन किसी और के ज्ञान को प्राप्त करने की संभावना मात्र से ही ये लॉटरी उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। चैंपियन ऐश, अनुभव के अलावा लॉटरी में हमारी जन्मजात क्षमताएं भी शामिल होती हैं। हमारे शरीर में कई क्षमताएं होती हैं, कुछ विशेष दुनियाओं में विकसित होती हैं, जबकि अन्य नहीं। उदाहरण के लिए, ऑरा ऐश, उसने अपने शरीर में ऑरा पावर को लगभग पूरी तरह से विकसित कर लिया है। वह केवल अपने दम पर पौराणिक राक्षसों का सामना कर सकता है। ऐश, लेजेंडरी बीस्ट्स क्या होते हैं? चैंपियन ऐश, तुम आखिर क्या सीख रहे हो? आर्टिकुनो, मोल्ट्रेस, जैप्टोस, क्या तुम इनमें से किसी को जानते हो? ऐश, नहीं। चैंपियन ऐश, वाह। ऐश की प्रतिक्रिया ने चैंपियन ऐश को भी अवाक कर दिया। वह समूह के लगभग सभी ऐश से मिल चुका था, लेकिन उसने कभी किसी ऐश को इस तरह से बात शुरू करते नहीं देखा था। उसे असल में कुछ भी पता नहीं था और वह कुछ भी नहीं कर सकता था। पिकाचू के बारे में न जानना एक बात थी, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि लेजेंडरी बीस्ट क्या होता है, या कांटों में पाए जाने वाले आर्टिकुनो, मोल्ट्रेस और जैप्डोस जैसे लेजेंडरी पोकेमोन के बारे में भी उसे कोई जानकारी नहीं थी। यह अब कोई साधारण नौसिखिया नहीं रह गया था। ऑरा गार्जियन ऐश, संक्षेप में, पौराणिक जीवों को दुनिया की सबसे शक्तिशाली पोकेमोन के रूप में समझें। ऐश, सच में, क्या इंसान वाकई शीर्ष स्तर की ताकत वाले पोकेमोन का मुकाबला कर सकते हैं? अगर ऐसा न होता कि यहाँ मौजूद हर कोई खुद ऐश ही होता, तो ऐश को शक होता कि वे सब मिलकर उसके साथ शरारत करने की साजिश रच रहे हैं। एक इंसान शीर्ष स्तर के पोकेमोन से कुश्ती लड़ रहा है। क्या ये किसी काल्पनिक कहानी का मजाक नहीं था? चैंपियन ऐश, हमारे पास आपसे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। वैसे भी, पहले लॉटरी में अपनी किस्मत आजमा कर देखें और पता करें कि पहले ही प्रयास में आपको क्या मिलता है। चैंपियन ऐश, चैट ग्रुप की लॉटरी हमारी क्षमताओं को श्रेणियों में बांटती है। उच्च से निम्न क्रम में, ये हैं एस, ए, बी, सी, डी और ए। एस श्रेणी प्राप्त करने की संभावना 10,000 में 1 से भी कम है। हमारे समूह में प्रत्येक व्यक्ति ने औसतन कम से कम 100 बार लॉटरी निकाली है, लेकिन केवल 1 या 2 लोगों को ही एस श्रेणी की क्षमता मिली है। नए सदस्य ऐश के विपरीत, समूह के अन्य सभी ऐश सदस्यों ने अधिकतम क्षमता वाले खातों के साथ सदस्यता ली थी। मूल रूप से, सदस्यता लेने पर उन्हें तुरंत 50 से अधिक ड्रॉ के मौके मिल सकते थे। लेकिन उनके लिए जो चीज़ें उन्होंने बनाई, वे ज़्यादातर मामलों में कुछ न होने से बेहतर थीं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। आखिरकार, अपनी अपनी दुनिया में वे पहले से ही अपने अपने क्षेत्रों के शिखर पर खड़े थे। सामान्य योग्यताएं और अनुभव उनके लिए लगभग बेकार थे। ऐश, क्या इसकी संभावना इतनी कम है? वैसे, वे 1-2 लोग कौन हैं जिन्हें एस रैंक क्षमताएं मिली हैं? ब्रीडर ऐश, ये तो मैंने खुद बनाया था, लेकिन काश इस बेकार चैट ग्रुप ने मुझे ये दिया ही न होता। मुझ जैसे ब्रीडर के लिए एक टैक्टिकल मास्टर के सारे युद्ध अनुभव को बनाने का क्या फ़ायदा? इसे बनाते समय मैं गुस्से से हंस रहा था। ऐश को इस स्थिति के बारे में सोचकर ही गुस्सा आ गया। धिक्कार है।
आखिरकार उसे एस रैंक मिला और उसका उसके क्षेत्र से बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं था। लेकिन सच तो यह है कि ब्रीडिंग ऐश को उन रणनीतियों को देखकर काफ़ी नयापन महसूस हुआ। उसने जोह्तो चैंपियन लांस से मुकाबला करने की कोशिश भी की। अंत में लांस उसकी रणनीतियों से इतना डिस्गस्टेड हो गया कि उसने ऐलान कर दिया कि भविष्य में ब्रीडिंग ऐश से कौन लड़ेगा उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह दोबारा उससे मुकाबला नहीं करना चाहता। अनुभव तो एक बात थी ही, लेकिन दूसरी ओर इससे सामरिक ऐश की युद्धकालीन सूक्ष्म अंतर्दृष्टि, पूर्वानुमान क्षमता, मानसिकता आदि भी झलकती थी। यही कारण था कि इस क्षमता को एस रैंक का दर्जा दिया गया था। अगर यह क्षमता किसी ऐसे प्रशिक्षक को दे दी जाए जिसे युद्ध करना बिल्कुल भी नहीं आता हो, तो वह तुरंत एक ऐसे प्रशिक्षक में बदल जाएगा जिसका युद्ध अनुभव, दृष्टि और क्षमता एक शीर्ष स्तरीय चैंपियन के बराबर होगी। दुर्भाग्यवश ये क्षमता एक ब्रीडर को दे दी गई। सामरिक मास्टर ऐश, अरे मेरी क्षमता में क्या खराबी है? चैंपियन से पूछो, वह मेरी क्षमता चाहता है लेकिन उसे मिल नहीं सकती। तुम्हें संतुष्ट होना चाहिए कि तुम्हें मेरी क्षमता मिल गई। चैंपियन ऐश और टैक्टिकल ऐश के बीच अंतर यह था कि पहले वाले के पास अधिक कच्ची शक्ति थी और आमतौर पर उच्च स्तर के पोकेमोन होते थे, जबकि दूसरा कमजोरों का उपयोग करके मजबूत को हराने में माहिर था, जो लगातार गंदी चालों का इस्तेमाल करता था। जब चैंपियन ऐश और टैक्टिकल ऐश ने पहली बार विचारों का आदान प्रदान किया तो चैंपियन खुद भी हैरान रह गया। भला दुनिया में ऐसी गंदी रणनीतियां कैसे मौजूद हो सकती हैं? बाकी सब बातों को एक तरफ रखते हुए टॉक्सिक स्पाइक्स का इस्तेमाल करना और साथ ही एक टैंक पोकेमोन का अपनी रक्षा को जबरदस्ती बढ़ाकर प्रतिद्वंदी को मौत के घाट उतार देना, क्या यह ऐसी रणनीति है जो कोई इंसान सोचेगा? फिर सब्स्टिट्यूट प्रोटेक्ट टॉक्सिक, सेरिंग ग्रेस चांसी वगैरह जैसी चीज़ें थीं। अगर चैंपियन ऐश भी लड़ना चाहे तो वो टैक्टिकल ऐश से नहीं लड़ना चाहेगा। वो कोई लड़ाई नहीं थी, वो तो सरासर यातना थी। जीत हासिल हो पाएगी या नहीं यह एक अलग बात थी, लेकिन झुंझलाहट का स्तर चरम पर था। चैंपियन ऐश, खैर पहले अपना ड्रॉ कर लो। नोटिफिकेशन में लॉटरी का लिंक होना चाहिए। बस अंदर जाओ और ड्रॉ कर लो। ये सुनकर ऐश ने थोड़ी देर के लिए बात करने की अपनी इच्छा को एक तरफ रख दिया, नोटिफिकेशन पेज पर क्लिक किया और लॉटरी के प्रवेश द्वार पर दिए गए लिंक का अनुसरण किया। प्रवेश द्वार पर क्लिक करने के बाद ऐश के सामने एक विशाल पहिया प्रकट हुआ। इसमें 6 खंड थे जो चैंपियन ऐश द्वारा उल्लिखित 6 क्षमता श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करते थे। इनमें से एस रैंक वाला हिस्सा इतना छोटा था कि लगभग अदृश्य ही था। जैसा कि चैंपियन ऐश ने कहा था, यह शायद कुल जगह का केवल एक 10,000वां हिस्सा ही घेरता था। ये सौभाग्य की बात थी कि पहिया काफी बड़ा था, अन्यथा आप इसे आवर्धक लेंस से नहीं बल्कि सूक्ष्मदर्शी से देख रहे होते। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि इसकी संभावना 10,000 में से केवल एक है। इतने छोटे हिस्से के साथ क्या ये सचमुच लोगों के निशाना लगाने के लिए बनाया गया है? ऐश बड़बड़ाया, उसका दिमाग पहले ही विचार मंथन शुरू कर चुका था। पहिया ऐश के सामने इतनी तेजी से घूम रहा था कि यह देखना असंभव था कि वह कहाँ जाकर रुकेगा। ऐश उसे केवल संयोगवश ही रोक सकता था। पहिए की गति धीरे धीरे कम होती गई और कुछ सेकंड बाद रुक गई। पतला पॉइंटर धीरे धीरे उस लगभग अदृश्य क्षेत्र की ओर बढ़ गया। क्षेत्र की स्थिति और पॉइंटर की चौड़ाई लगभग पूरी तरह से ओवरलैप हो गई और अंत में स्थिर रूप से रुक गई। ऐश एक पल के लिए जम गया, फिर सहज रूप से अपनी आंखों को मलने लगा। हालांकि होश में होने के कारण वह वास्तव में उन्हें महसूस नहीं कर पा रहा था, लेकिन इससे उन्हें यह भी एहसास हुआ कि जो वे देख रहे थे वह कोई मतिभ्रम नहीं था। सूचक वास्तव में एस रैंक क्षेत्र पर रुका था। इसके तुरंत बाद ऐश के सामने से पहिया गायब हो गया और उसकी जगह एक नोटिफिकेशन बॉक्स आ गया। बधाई हो, आपने एस श्रेणी की क्षमता प्राप्त कर ली है, आभा शक्ति। आपके शरीर में मौजूद आभा शक्ति एस श्रेणी के स्तर तक विकसित हो गई है। आभा शक्ति का उपयोग करने की विभिन्न विधियां आपके मन में समाहित हो गई हैं और आप इन्हें किसी भी समय उपयोग कर सकते हैं। ऑरा पावर, ऐश ने मन ही मन बुदबुदाया, फिर तुरंत समझ गया, क्या ऑरा पावर वही शक्ति नहीं है जिसका जिक्र चैंपियन ऐश ने किया था, जो किसी शरीर को लेजेंडरी पोकेमोन का सामना करने की क्षमता देती है। उन्हें पहले भी इस शक्ति की प्रामाणिकता पर संदेह था। न केवल तब, बल्कि अब भी उन्हें कुछ संदेह था। भला एक मानव शरीर वास्तव में दुनिया के सबसे शक्तिशाली पोकेमोन का मुकाबला कैसे कर सकता है? ऐश का शारीरिक गठन उसके साथियों के बीच पहले से ही असाधारण था। शारीरिक फिटनेस के मामले में पैलेट टाउन में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। ऐसा लगता था कि यह उसकी जन्मजात प्रतिभा थी। लेकिन उस प्यारे से दिखने वाले पिकाचू के सामने ऐश बिजली के आगे बेबस हो गया। रबर के दस्ताने पहने होने के बावजूद अगर पिकाचू चाहता तो वह सीधे ऐश के शरीर पर थंडर शॉक मार सकता था, जिससे रबर के दस्ताने बेकार हो जाते। इसलिए अगर वास्तव में पिकाचू के साथ लड़ाई की नौबत आती तो ऐश के जीतने की संभावना लगभग शून्य थी। अगर शुरुआती पोकेमोन के खिलाफ ऐसा होता, अगर उसका सामना दुनिया की चोटी पर खड़े उन पोकेमोन से होता, तो वे शायद सिर्फ सांस लेने मात्र से ही किसी इंसान को गंभीर रूप से घायल कर सकते थे, है ना?
जैसा कि बाद में पता चला, जिस शक्ति पर उसने सवाल उठाया था वह वास्तव में उसी ने गाचा में हासिल की थी। चैंपियन ऐश, तो नतीजा क्या रहा? आपको किस रैंक की शक्ति मिली? बी, सी, डी रैंक की क्षमता भी अभी आपके लिए काफ़ी उपयोगी होनी चाहिए। फिलहाल नौसिखिया ऐश एक कोरे कागज़ की तरह था। कोई भी नई क्षमता उसके लिए एक महत्वपूर्ण उन्नति साबित होगी। यहाँ तक कि अपेक्षाकृत घटिया डी रैंक की क्षमता भी समूह में मौजूद ऐश से कुछ अनुभव या कुछ क्षमताएं हासिल करने के बराबर होगी, जो नौसिखिया ऐश के लिए बहुत मददगार साबित होगी। ऐश, ओह, मुझे लगता है कि मुझे एस रैंक वाला मिला है। अनलकी ऐश, एक मिनट रुको, सोच रहे हो कि तुम्हें एस रैंक मिला है, इसका क्या मतलब है? क्या तुमने पहिया ध्यान से नहीं देखा? एस रैंक मिलने की संभावना 10,000 में से एक होती है। तुम्हें सिर्फ एक ही मौका मिला था, क्या तुम देख नहीं सकते कि तुम्हें मिला है या नहीं? समूह में एक नया ऐश प्रकट हुआ। हालांकि ऐश को बदकिस्मत शब्द का अर्थ नहीं पता था, लेकिन उसे लगा कि ये शब्द मनुष्यों के प्रति द्वेष से भरे हुए हैं। ऐश, ये पक्का एस रैंक है, प्रॉम्प्ट में यही लिखा है। इसमें लिखा है कि मैंने ऑरा पावर से संबंधित एक क्षमता हासिल की है, जिससे मेरे शरीर में ऑरा पावर बढ़कर एस रैंक हो गई है। साथ ही मुझे ऑरा पावर का उपयोग करने का अनुभव भी मिला है। मुझे बाद में खुद इसकी जानकारी देखनी होगी। इस समय ऐश को अपने मन में प्रकाश का एक गोला दिखाई दे रहा था। चैट ग्रुप में ऑरा पावर से संबंधित जिन अनुभवों और यादों का जिक्र किया गया था वे यही होने चाहिए थे। हालांकि चूंकि वह अभी भी ग्रुप में चैट कर रहा था और वास्तविक दुनिया में वापस नहीं लौटा था, इसलिए ऐश ने उस प्रकाश के गोले पर क्लिक नहीं किया। अनलकी ऐश, नहीं, असंभव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। कोई पहली ही कोशिश में एस रैंक की क्षमता कैसे हासिल कर सकता है? यह अवैज्ञानिक है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ऐश, ओह, इस सीनियर को क्या हुआ है? लगता है वो इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। चैंपियन ऐश, खैर उसे नज़रअंदाज कर दीजिए। उसका असली नाम फिशरमैन ऐश था। बात बस इतनी है कि मछली पकड़ने में उसे कई बार निराशा हाथ लगी है, लेकिन मछली पकड़ने की तकनीक में वह वाकई माहिर है। उसने एक बार क्योबरे को फंसाया भी था, बस उसे पकड़ नहीं पाया। चैंपियन ऐश, चैट ग्रुप में शामिल होने के बाद से फिशरमैन ऐश हमेशा से लड़ाई से जुड़ी कोई क्षमता हासिल करना चाहता था, ताकि अगर वह फिर से किसी लेजेंडरी पोकेमोन को पकड़ ले तो उसे लड़ाई के जरिए हासिल कर सके। लेकिन हाँ, उसे जितनी भी क्षमताएं मिलती हैं वे सभी बी रैंक से नीचे की होती हैं। उसका रिकॉर्ड 10 बार में 5 डी रैंक और 5 ई रैंक की क्षमताएं हासिल करने का है, और वे सभी रोजमर्रा की क्षमताएं थीं। राख, इस दुखद घटना का क्या मतलब है? अगर उसे सही याद है तो भले ही उस पहिए में ए और बी का भार कम था, लेकिन दोनों का कुल भार लगभग 10% था। अगर सी का भार भी शामिल कर लिया जाए तो यह शायद 30% तक पहुंच जाएगा। 10 बार कोशिश करने पर भी सी ग्रेड भी न मिलना, ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। और गाजियन ऐश, तो अंत में उसने गुस्से में आकर अपना नाम बदलकर बदकिस्मत ऐश रख लिया, क्योंकि उसकी किस्मत सचमुच बेहद खराब है। आप कह सकते हैं कि वह पूरे समूह में सबसे बदकिस्मत व्यक्ति है। अब ऐश को एक नई बात पता चली, बदकिस्मत का मतलब बहुत बुरी किस्मत होना होता है। ऐश, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता नाम कैसे बदलते हैं। और बहुत भाग्यशाली व्यक्ति को क्या कहते हैं? और गाजियन ऐश, अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो इसे गाचा किंग कहा जाता है। लेकिन अपना नाम ये रखने की हिम्मत मत करना, वरना मछुआरा आपसे लड़ने की कोशिश कर सकता है। अगर आप अपना नाम बदलना चाहते हैं तो चैट ग्रुप के ऊपरी बाएं कोने में एक सेटिंग आइकन है। आप अपना नाम, स्टेटस आदि बदल सकते हैं, लेकिन महीने में केवल एक बार। ये सुनकर ऐश ने अपनी किस्मत का प्रदर्शन करने का विचार छोड़ दिया। भले ही दूसरा पक्ष अंतरिक्ष पार करके उस पर हमला न कर सके, लेकिन आखिर वह खुद ही तो था। दूसरों को ताना मारना एक बात है, लेकिन खुद को ताना मारने का क्या फायदा? और गाजियन ऐश, खैर मुद्दे पर आते हैं। आपने असल में मेरी क्षमता हासिल कर ली है। एक नौसिखिए के तौर पर यह क्षमता हासिल करना वाकई काफ़ी अच्छा है। जंगल में यात्रा करते समय आपको हर तरह के खतरों का सामना करना पड़ेगा। आमतौर पर आपको अपने पोकेमोन के जरिए इन संकटों से पार पाना होता है, लेकिन एक नौसिखिए के तौर पर आपके पास न केवल पोकेमोन कम हैं, बल्कि उनकी ताकत भी औसत दर्जे की है। और गाजियन ऐश, ऐसे समय में प्रशिक्षक को व्यक्तिगत रूप से आगे आना पड़ता है। जैसा कि कहावत है, जो प्रशिक्षक पोकेमोन से लड़ नहीं सकता वह अच्छा प्रशिक्षक नहीं होता। एक एस रैंक क्षमता ने मेरी लगभग सारी शक्ति प्राप्त कर ली है। अब तुम चैंपियन स्तर के पोकेमोन का भी सामना कर पाओगे। और गाजियन ऐश, एक बार जब तुम मेरी शक्ति पर पूरी तरह महारत हासिल कर लोगे तो चाहे कोई पौराणिक पोकेमोन भी तुम्हारे पास आए, उसे तुमसे दूर रहना ही पड़ेगा। इसलिए अब तुम्हें बाहर यात्रा करते समय अपनी सुरक्षा के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐश की बातों ने ऐश को स्तब्ध कर दिया। क्या ऑरा पावर वाकई इतनी शक्तिशाली थी?
चैंपियन ऐश, अभी और कोई विकल्प नहीं है, इसलिए पहले ऑफलाइन हो जाओ। ऑरा पावर वाकई एक अच्छी क्षमता है, न सिर्फ लड़ाई में बल्कि पोकेमोन के साथ अच्छे संबंध बनाने में भी। असली दुनिया में लौटने और इसका इस्तेमाल करने के बाद तुम्हें इसकी बारीकियां समझ आ जाएंगी। ऐश ने एक पल सोचा और फिर उसे समझ आया कि ऑफलाइन जाना का क्या मतलब है। इसका मतलब था कि उसे वास्तविक दुनिया में वापस लौटना है। मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे मैं जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं वह बहुत ही फैशनेबल है। चैट ग्रुप से चेतना बाहर निकलते और वास्तविक दुनिया में लौटते ही ऐश ने मन ही मन सोचा, पिका पिका पी पिका पिका। असल में चैट ग्रुप में प्रवेश करने के कारण ऐश का शरीर वहीं जम गया था। शुरुआत में पिकाचू को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने देखा कि ऐश की आंखें बंद थीं और वह बिना हिले डुले जमीन पर बैठा था। उसे लगा कि ऐश के साथ कोई दुर्घटना हो गई है, इसलिए वह ऐश की हालत देखने के लिए आगे बढ़ा। जांच के बाद पिकाचू ने पाया कि ऐश सिर्फ उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए नाटक नहीं कर रहा था, बल्कि वास्तव में बेहोश हो गया था और गतिहीन पड़ा था। इससे पिकाचू थोड़ा घबरा गया। हालांकि उसे इंसानी ट्रेनर पसंद नहीं थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह दुष्ट था। इसके विपरीत वह बहुत दयालु था। वरना अगर ऐश ने रबर के दस्ताने भी पहने होते और पिकाचू जाना नहीं चाहता तो ऐश उसे कभी नहीं ले जा पाता और बिजली से ऐश को जलाकर राख भी कर सकता था। ऐश की हालत देखकर पिकाचू असमंजस में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मदद के लिए वापस भागना बेहतर होगा या यहीं ऐश को सीपीआर देना। शायद ऐश को थोड़ा झटका देकर देखना चाहिए। जैसे ही पिकाचू ये सोच रहा था, ऐश ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और लड़के और चूहे की नज़रें एक दूसरे से मिल गईं। पिका, तुम जिंदा हो। पिकाचू की आवाज़ ऐश के कानों तक पहुंची। हालांकि यह एक पोकेमोन की आवाज़ थी, फिर भी ऐश किसी तरह पिकाचू के शब्दों का अर्थ समझ गया। इस साइट का डोमेन याद रखें, ताइवान की महान पुस्तकें पढ़ें, बेहतरीन पुस्तकें चुनें। क्या ये भी ऑरा पावर की शक्ति है? ऐश ने मन ही मन बुदबुदाया। उसका दिल समूह के लोगों की बातों पर थोड़ा और विश्वास करने लगा था। सच कहूं तो अभी तक भी ऐश को समूह में किसी समानांतर दुनिया से अपने अस्तित्व के बारे में संदेह था। आखिरकार ऐसी बात तो बिल्कुल ही अविश्वसनीय थी। लेकिन अब ऑरा पावर को प्राप्त करने और व्यक्तिगत रूप से इसके चमत्कारों का अनुभव करने के बाद ऐश को समूह के लोगों के अस्तित्व और उनके द्वारा कही गई बातों पर लगभग पूरी तरह से विश्वास हो गया था। उसने अभी तक ऑरा पावर का सक्रिय रूप से उपयोग करना शुरू भी नहीं किया था, केवल इसके निष्क्रिय प्रभावों से ही उसे बहुत लाभ मिल चुका था। ट्रेनर और पोकेमोन के बीच सबसे बड़ी समस्याओं में से एक भाषा की बाधा है। पोकेमोन इंसानी भाषा समझ सकते हैं, लेकिन किसी इंसान के लिए पोकेमोन की भाषा समझना आमतौर पर सालों की संगति और पर्याप्त मौन समझ और बंधन के संचय की आवश्यकता होती है, और तब भी केवल कुछ ही लोग इसे हासिल कर पाते हैं। लेकिन अब वह बिना किसी लागत के पोकेमोन की कही हुई बातें सीधे समझ सकता था। एक ट्रेनर के लिए ये क्षमता अपने आप में ही किसी वरदान से कम नहीं थी। हे, मैं तुमसे कह रहा हूँ पिकाचू, मैं अब बहुत ताकतवर हो गया हूँ। तुम्हें दुनिया के शिखर तक ले जाना बस कुछ ही मिनटों की बात है। अगर तुम अब मेरे साथ चलने को तैयार हो तो अभी भी देर नहीं हुई है। ऐश ने अपनी बाहें मोड़ी, सीना तानकर सीधा खड़ा हुआ और आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ पिकाचू से ये साहसी शब्द कहे। ये सुनकर पिकाचू ने ऐश को ऐसे देखा मानो वह किसी मूर्ख को देख रहा हो। पिका पिका, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अपनी आवाज़ पर ध्यान दो। मैं तुमसे कह रहा हूँ, अब मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। तुमने अभी अभी कहा कि मैं पागल हो गया हूँ, है ना? पिकाचू, हो, ये कैसे मुमकिन है? ऐश के सटीक अनुवाद ने पिकाचू को चौंका दिया और उसकी पहले की तिरस्कारपूर्ण निगाहें सदमे और अनिश्चितता में बदल गईं। हा, हैरान हो गए। यही तो मेरी असली ताकत है। हार मानोगे क्या? पिकाचू के चेहरे के भाव देखकर ऐश और भी ज्यादा गर्व महसूस करने लगा। वह उस बच्चे की तरह था जिसे अभी अभी कोई नया खिलौना मिला हो और वह बेसब्री से उसे अपने छोटे साथी को दिखा रहा हो। पिका, ये किस तरह का जादू है? जादू टोना से तुम्हारा क्या मतलब है? इसे ऑरा पावर कहते हैं। यह एक विशेष क्षमता है, ऐश ने असंतुष्ट भाव से कहा। फिर उसने अपने मन में निर्देश पुस्तिका खोली और ऑरा पावर का उपयोग करने के तरीके की जांच करने लगा। उसके दिमाग में प्रकाश के बिंदु फैलते गए और अनगिनत ज्ञान ऐश के मस्तिष्क में उमड़ पड़ा। एक पल के लिए ऐश को यह सब समझना मुश्किल हो रहा था। ऑरा पावर का उपयोग करने के तरीके विविध थे। जैसा कि ऑरा गार्जियन ऐश ने कहा था, ये शक्ति एक पौराणिक पोकेमोन की शक्ति के बराबर थी और अपनी बहुमुखी प्रतिभा में वास्तव में अद्वितीय थी। युद्ध, बोध, संचार, शांत करना, टेलीपैथी इत्यादि। आभा हर किसी के शरीर में मौजूद होती है, लेकिन इसका उपयोग करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। इसके अलावा आभा मानव शरीर के भीतर की जीवन शक्ति से संबंधित है। आभा का अत्यधिक उपयोग जीवन के क्षय का कारण भी बन सकता है। इसलिए यदि शरीर के भीतर की आभा पर्याप्त मजबूत नहीं है तो आभा शक्ति का उपयोग संयम से करना चाहिए।
भले ही आप इसका उपयोग कर सकते हो, अन्यथा इसके दुष्प्रभाव निश्चित रूप से ऐसे होंगे जिन्हें एक सामान्य व्यक्ति सहन नहीं कर पाएगा। ऐश के शरीर में मौजूद आभा चैट ग्रुप द्वारा दी गई थी। ये वह शक्ति थी जिसे उसने प्राप्त किया था, जबकि उसके शरीर में अंतर्निहित आभा लगभग पूरी तरह से अविकसित थी। दूसरे शब्दों में, इस दुनिया में ऐश की आभा की ऊपरी सीमा संभावित रूप से आभा संरक्षक ऐश की आभा की ऊपरी सीमा से भी अधिक थी। ऑरा के विकास और उपयोग के तरीकों के बारे में सारी जानकारी उस निर्देश पुस्तिका में दी गई थी। हालांकि वह ज्ञान बहुत विशाल था और ऐश को केवल एक सामान्य जानकारी ही समझ में आई थी। इसे पूरी तरह से और गहराई से समझने में अभी काफ़ी समय लगेगा, लेकिन मौजूदा ऐश के लिए ये निश्चित रूप से पर्याप्त था। कम से कम पिकाचू को पालतू बनाना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। हे, मैं अब तुमसे भी ज़्यादा शक्तिशाली हूँ पिकाचू। क्या तुम मुझे अपना प्रशिक्षक मानने से इनकार करोगे? अगर ऐसा है तो चलो एक लड़ाई लड़ते हैं। जो भी जीतेगा वही सब तय करेगा कैसा रहेगा। ऐश ने पिकाचू की ओर उंगली करके इशारा किया कि वह उससे द्वंद्वयुद्ध करना चाहता है। पोकेमोन की दुनिया में अगर आप किसी पोकेमोन को पकड़ना चाहते हैं तो आपको उससे मुकाबला करना होगा। आमतौर पर आमने सामने की लड़ाई में जीत हासिल करने पर आप उसे पकड़ने के योग्य हो जाते हैं और उसकी प्रारंभिक पहचान प्राप्त कर लेते हैं। हालांकि ये नियम कभी भी किसी इंसान और पोकेमोन के बीच लागू नहीं हुआ था। बात सीधी सी थी, किसी इंसान के लिए किसी पोकेमोन को दूसरे पोकेमोन से लड़ने का आदेश देना तो सामान्य था, लेकिन कोई इंसान खुद किसी पोकेमोन से कैसे लड़ सकता था? इसलिए जब ऐश ने वे शब्द कहे तो पिकाचू के चेहरे पर भी घोर अविश्वास का भाव दिखाई दिया। उसने काफी समय मानव क्षेत्र में बिताया था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने किसी इंसान को पोकेमोन को चुनौती देते हुए देखा था। पिकापाई, ऐश, क्या तुम सच में ऐसा कह रहे हो? तुमने मुझे मेरे नाम से पुकारा पिकाचू। अगर तुम मुझे अभी अपना प्रशिक्षक मान लो तो मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। पिकाचू द्वारा अपना नाम पुकारे जाने पर ऐश बहुत खुश हुआ। क्या यह उसकी व्यक्तिगत करिश्माई शख्सियत ही थी जिसने पिकाचू को उसे अपना प्रशिक्षक मानने पर मजबूर कर दिया? पी, नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस तुम्हें अपनी इज्जत बचाने का एक तरीका बता रहा हूँ। पिकाचू ने अपनी छोटी उंगली बाहर निकाली और हिलाई, यह जताते हुए कि वह ऐश को बस एक मौका दे रहा था। चूंकि ऐश इतना कृतघ्न व्यवहार कर रहा था, इसलिए उसे गंभीर होना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि असल में कौन कृतघ्न है। पहले टाउन के बाहरी इलाके में एक हरे भरे रास्ते पर एक इंसान और एक चूहा आमने सामने खड़े थे। पिकाचू के शरीर पर सुनहरी बिजली की चिंगारियां हल्की हल्की चमक रही थीं और उसी समय ऐश के शरीर से एक नीली रोशनी निकल रही थी। पिका, ऐश के शरीर से निकलती रोशनी ने पिकाचू को रोक दिया। उसने अपनी आंखें भी मल लीं, ये सोचते हुए कि कहीं उसे भ्रम तो नहीं हो रहा है। कोई इंसान कैसे चमक सकता है? क्या इंसान भी जादुई शक्तियां इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या ये शक्ति सिर्फ पोकेमोन के पास ही होती है? क्या ऐश की ऑरा पावर के बारे में कही गई बात सच हो सकती है? पिकाचू, संदेह होने पर पहले एक वार करो। कुछ पल सोचने के बाद पिकाचू ने अपने शरीर में शक्ति एकत्रित की और फिर ऐश की ओर सुनहरी बिजली का एक तेज झटका छोड़ा। ऐश ने अपने हाथ अपने सामने रखे और आभा शक्ति संघनित होकर एक अवरोध में तब्दील हो गई जिसने हमले को रोक दिया। सिजल, पिकाचू का थंडर शॉक बैरियर से टकराया और पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। पिकाचू ने थंडर शॉक का इस्तेमाल किया। पिकाचू के थंडर शॉक को ऑरा पावर ने बेअसर कर दिया। ऐश ने अपना जवाबी हमला शुरू कर दिया। ऐश ने ऑरा स्फीयर का इस्तेमाल किया। पिकाचू हार गया। अरे पिकाचू, क्या तुम ठीक हो? ऑरा स्फीयर के एक ही वार में बेहोश हो चुके पिकाचू को देखकर ऐश एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर जल्दी से उसकी ओर दौड़ पड़ा। उसने पिकाचू को उठाया और तुरंत उसके शरीर में ऑरा पावर प्रवाहित की। जीवन के स्रोत के रूप में ऑरा पावर सीधे घावों को ठीक नहीं कर सकती थी, लेकिन ये जीवन शक्ति को मजबूत कर सकती थी, जिससे किसी व्यक्ति या पोकेमोन की स्थिति बिगड़ने से बच सकती थी। इसे अप्रत्यक्ष उपचार का एक रूप माना जा सकता है। कुछ देर बाद बेहोश पड़ा पिकाचू धीरे धीरे जाग उठा। माफ करना पिकाचू, मुझे ये शक्ति अभी कुछ समय पहले ही मिली है और मैं अपनी शक्ति पर ठीक से नियंत्रण नहीं रख पाया। अब कैसा लग रहा है? ऐश ने धीरे धीरे जाग रहे पिकाचू से माफी मांगी। उसकी आवाज में सच्चे खेद का भाव था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी ताकत के 10% से भी कम का उपयोग करने वाला ऑरा स्फीयर वास्तव में पिकाचू को एक ही झटके में खत्म कर देगा। ऐश ने शुरू में कई तरह की रणनीतियां सोची थीं, लेकिन उनके शुरू होने से पहले ही सब खत्म हो गया। उसे नहीं पता था कि पिकाचू बहुत कमजोर है या बहुत मजबूत। पिका, क्या तुम सचमुच इंसान हो? ये कैसी बातें हैं? मैं तो बिल्कुल इंसान हूँ। एक सच्चा इंसान, ठीक है। बस एक इंसान जिसे थोड़ी सी विशेष शक्ति मिल गई है, ऐश ने आंखें घुमाते हुए कहा। पिकाचू पाए, तुम्हारी यह विशेष शक्ति तो हद से ज्यादा हास्यास्पद है। हे, इसमें कुछ खास नहीं है, बस दुनिया में तीसरे नंबर पर हूँ। अब क्या आप मुझे अपना प्रशिक्षक मान सकते हैं? पिका, मैं शर्त के परिणाम को स्वीकार करती हूँ।
पिकाचू थोड़ा विद्रोही स्वभाव का था, लेकिन वह एक ईमानदार और भरोसेमंद चूहा था। ऐश ने उसे आमने सामने की लड़ाई में हरा दिया था, इसलिए उसके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। और इस तरह ऐश ने आखिरकार आधिकारिक तौर पर अपना पहला पोकेमोन पकड़ लिया। जहां अन्य लोगों के स्टार्टर पोकेमोन उन्हें मिलते ही इस्तेमाल के लिए तैयार थे, वहीं ऐश को अपने पोकेमोन की पहचान हासिल करने के लिए उसके साथ एक वास्तविक जीवन का पीके स्टार्टर पोकेमोन गेम करना पड़ा। चूंकि तुम मेरे पोकेमोन बन गए हो, इसलिए पोके बॉल के अंदर चले जाओ। बाकी लोगों के पोकेमोन तो पोके बॉल के अंदर ही रहते हैं, ऐश ने पिकाचू की पोके बॉल निकालते हुए कहा। पिका पिका, पिकाचू ने अपना सिर तेजी से हिलाया। ऑरा पावर का इस्तेमाल किए बिना भी ऐश समझ गया कि पिकाचू का क्या मतलब है, वह बस गेंद के अंदर नहीं जाना चाहता था। अन्य प्रशिक्षकों के लिए यह व्यवहार मूल रूप से अस्वीकार्य था। उन्हें कभी कभार बाहर जाने देना ठीक था, लेकिन हर समय पोकेमोन को बाहर ले जाना काफी परेशानी भरा था। लेकिन ऐश अलग था। पिकाचू के विचार सुनकर उसने कुछ देर सोचा और सिर हिलाया। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पोके बॉल में रहना पसंद नहीं है, तो रहने दो। मैं पहले तुम पर थोड़ा सा औषधि छिड़क देता हूँ, सौभाग्य से माँ ने मुझे कुछ दिया है। ये सुनकर पिकाचू के तनावपूर्ण चेहरे पर थोड़ी नरमी आई और ऐश के प्रति उसकी आंखों में स्नेह का भाव थोड़ा और बढ़ गया। स्पष्टतः ऐश के कार्यों से पिकाचू की नज़र में उसकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई। इतने लंबे समय तक मानव जगत में रहने के कारण पिकाचू जानता था कि अपने पोकेमोन को बाहर छोड़ने वाले प्रशिक्षक वास्तव में बहुत कम हैं। सौभाग्य से उसे एक ऐसा ही प्रशिक्षक मिल गया। ऐसा लग रहा था कि इस ट्रेनर को स्वीकार करना उतना मुश्किल नहीं था जितना सोचा था। उसकी ताकत किसी राक्षस जैसी थी, वह उसके प्रति दयालु था और उसकी इच्छाओं का सम्मान करता था। ये सोचकर पिकाचू को ऐश के आदेशों का पालन करने में अब उतनी घृणा नहीं हो रही थी। ऐश द्वारा औषधि निकालकर पिकाचू पर धीरे से छिड़कने के बाद पिकाचू की चोटों में काफी सुधार हुआ। यह एक विशेष औषधि थी जिसे विशेष रूप से पोकेमोन के लिए बनाया गया था। हालांकि शुरुआत में इससे थोड़ी जलन होती थी, लेकिन ये पोकेमोन के ठीक होने में काफी कारगर थी। पिकाचू की हालत में काफी सुधार होने के बाद ही ऐश ने अगले शहर की अपनी यात्रा जारी रखी। रास्ते में ऐश ने चैट ग्रुप खोला और पूछा कि उसे आगे क्या करना चाहिए। आखिरकार लियोन को हराने का लक्ष्य तो उसने तय कर लिया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि शुरुआत कहां से करनी है। चैंपियन ऐश, अगर मुझे सही याद है तो पैलेट टाउन के बाद विरिडियन सिटी होनी चाहिए। आपको सबसे पहले विरिडियन सिटी में पंजीकरण कराना चाहिए और पोकेमोन लीग सम्मेलन में भाग लेना चाहिए। यदि आप इंडिगो पठार सम्मेलन चैंपियनशिप जीत लेते हैं तो आपको प्रारंभिक युद्ध क्षमता वाला माना जाएगा। नया खिलाड़ी ऐश, मुझे प्रारंभिक युद्ध क्षमता वाला माने जाने के लिए चैंपियनशिप जीतनी होगी। ये तो बहुत कठोर शर्त है। अपना नाम बदलने का तरीका सीखने के बाद ऐश ने अपना नाम भी बदल लिया। बड़े बड़े लोगों से भरे इस समूह में उसने अपना नाम बदलकर एक ऐसा शब्द रख लिया जो उसने अभी अभी इन बड़े लोगों से सीखा था, नौसिखिया। इसका मतलब था एक दयनीय, कमजोर और असहाय नवागंतुक। हालांकि ऐश को ऑरा गार्जियन ऐश की शक्तियां प्राप्त हो चुकी थीं, फिर भी एक प्रशिक्षक के रूप में वह पूरी तरह से अनुभवहीन था। उसे अभी भी समूह से बहुत कुछ सीखना बाकी था। चैंपियन ऐश, मेरी याददाश्त के अनुसार इंडिगो पठार सम्मेलन वास्तव में एक अपेक्षाकृत कमजोर सम्मेलन है, क्योंकि इसमें केवल 2 साल से कम समय से यात्रा कर रहे प्रशिक्षकों को ही भाग लेने की अनुमति है। यह नए लोगों के लिए एक विशेष सम्मेलन जैसा है। चैंपियन ऐश, हालांकि ये मेरे नियम हैं। मुझे नहीं पता कि आपके नियम बदलेंगे या नहीं, लेकिन लीग कॉन्फ्रेंस तो निश्चित रूप से होगी। अगर आपका कोई अल्पकालिक लक्ष्य है तो लीग कॉन्फ्रेंस चैंपियनशिप जीतने का लक्ष्य रखें। लीग चैंपियनशिप जीतने के बाद अगले कदम के बारे में सोचें। ब्रीडर ऐश, अगर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो आप ब्रीडिंग की कुछ तकनीकें भी सीख सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो ग्रुप में आकर मुझसे पूछें, मैं आपको सिखा सकता हूँ। प्रतियोगिता मास्टर ऐश, तुम वाकई किसी नए प्रतियोगी को शामिल करने के लिए बेताब हो। ऑरा गार्जियन ऐश, हाँ, उसे रहने दो। आखिर पूरे समूह में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो उससे प्रजनन संबंधी ज्ञान पर चर्चा कर सकें, और वे अक्सर आते भी नहीं हैं। अब जब उसने आखिरकार एक अनुभवहीन नवागंतुक को पकड़ लिया है तो जाहिर है कि वह उसे अपने क्षेत्र में अगवा करना चाहेगा। रणनीति के उस्ताद ऐश, सच तो यही है कि ब्रीडर ने जो कहा वो सही है। अगर आप शिखर पर पहुंचना चाहते हैं तो ब्रीडिंग का कौशल बेहद जरूरी है। चाहे आपके साथ कोई समर्पित ब्रीडर हो या न हो, आपको ब्रीडिंग का कुछ ज्ञान तो अवश्य सीखना चाहिए। नया खिलाड़ी ऐश, मैं समझ गया। तो मैं पहले विरिडियन सिटी चलता हूँ, फिर मिलते हैं। चैंपियन ऐश, एक पल रुकिए। अगर आपको रास्ते में जंगली पोकेमोन मिले, चाहे आप उन्हें पकड़ना चाहें या नहीं, आप उनसे लड़ाई कर सकते हैं। रोजाना प्रजनन के अलावा पोकेमोन का विकास लड़ाई के अनुभव से भी होता है। सैद्धांतिक रूप से आप जितनी ज्यादा लड़ाई करेंगे, आपका स्तर उतनी ही तेजी से बढ़ेगा। चैंपियन ऐश, हालांकि लड़ाई ही सब कुछ नहीं है।
ये तो बस एक हिस्सा है। दैनिक देखभाल, प्रशिक्षण, साथ और शिक्षा देना सभी अपरिहार्य हैं। समूह को प्रतिदिन पढ़कर आप इनमें से बहुत सी बातें समझ सकते हैं। नया खिलाड़ी ऐश, मैं समझ गया। ऐश ने चुपचाप सबकी बातें मन में उतार ली, फिर चैट ग्रुप से बाहर निकल गई। शुरू में ऐश ने विरिडियन सिटी पहुंचने से पहले 2 और पोकेमोन को पकड़ने के लिए पिकाचू का उपयोग करने के बारे में सोचा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसे पहले पिकाचू को प्रशिक्षित करने पर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल पिकाचू के साथ उसका रिश्ता औसत दर्जे का ही था और पिकाचू का लेवल भी बहुत ऊंचा नहीं लग रहा था। दूसरा या उससे अधिक पोकेमोन पकड़ने से पहले पिकाचू को पहले तैयार करना बेहतर होगा। चलो पिकाचू, मैं तुम्हें लेवल अप करने ले जा रहा हूँ। पिकाचू ने अपना सिर झुकाया, पूरी तरह से भ्रमित दिख रहा था। पिकाचू को लगा जैसे ऐश ने अपनी आंखें खोलीं और फिर अचानक पूरे जोश के साथ कहा कि वह उसे लेवल अप करने के लिए ले जा रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे पिकाचू का व्यक्तित्व 2 हिस्सों में बटा हुआ हो। लेकिन चूंकि ऐश उसकी बात समझ सकता था, इसलिए पिकाचू ने अंत में बस एक उलझन भरा सवाल ही पूछा। अपना लेवल बढ़ाओ, जिम में जाओ और दुनिया के शिखर पर पहुंचो। चलो चलें, ऐश ने आगे बढ़ते हुए कहा। पिकाचू उसके पीछे हैरान परेशान सा दिख रहा था, फिर वह भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। उद्धरण चिन्ह ... पिकाचू, थंडर शॉक का इस्तेमाल करो। ऐश ने अपने हाथ को जोर से हिलाते हुए पिकाचू को सामने खड़े स्पीरो पर थंडर शॉक का इस्तेमाल करने का आदेश दिया। पिकाचू के शरीर से सुनहरी बिजली की रोशनी निकली, जो आकाश में तेजी से फैल गई और स्पीरो को भेद गई। बिजली के झटके से उसके पंख काले पड़ गए थे और अंत में वह असहाय होकर जमीन पर गिर पड़ा। बहुत बढ़िया, तुमने 10वें पोकेमोन को हरा दिया। ऐश ने उत्साह में अपनी मुट्ठी भींची और जश्न मनाते हुए पिकाचू की पूंछ से हाई फाइव किया। स्पीरो की इस हार के साथ ही वे जंगल में 10 पोकेमोन को हरा चुके थे। उसी समय ऐश को पिकाचू के भीतर की आभा में उल्लेखनीय वृद्धि महसूस हो रही थी। मनुष्यों और पोकेमोन के शरीर के भीतर मौजूद आभा न केवल जीवन शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि उनकी अपनी ताकत का भी प्रतिनिधित्व करती है। जितनी प्रबल आभा होगी, उतनी ही अधिक शक्ति होगी। ये पूर्व में उल्लिखित निर्देश पुस्तिका में दिए गए स्पष्टीकरणों में से एक था। हालांकि मैनुअल में ताकत का कोई मानक नहीं दिया गया था, इसलिए ऐश को पता नहीं था कि पिकाचू किस स्तर तक पहुंच गया है, या यूं कहें कि उसे ये भी नहीं पता था कि पोकेमोन के स्तरों को नाम कैसे दिए जाते हैं। बहरहाल, वह जानता था कि हर बार जब पिकाचू किसी पोकेमोन को हराता है तो उसकी कौशल दक्षता और उसकी अपनी आभा थोड़ी बढ़ जाती है, और यह पर्याप्त था। हालांकि ऐश ने यह भी देखा कि जैसे जैसे वे अधिक पोकेमोन को हराते गए, पिकाचू की वृद्धि धीमी होने लगी। 10वें पोकेमोन एक स्पीरो को हराने के बाद पिकाचू के अंदर की आभा की वृद्धि लगभग नगण्य हो गई थी। ऐश ने इस समस्या के बारे में बड़े अधिकारियों से पूछने के लिए ग्रुप चैट में लॉगिन किया। उन्होंने जवाब दिया कि चूंकि पिकाचू का स्तर बढ़ रहा था जबकि विरोधी पोकेमोन का स्तर उतना नहीं बढ़ा था, इसलिए पिकाचू की ताकत में वृद्धि धीमी होती जा रही थी। ये वीडियो गेम खेलने के तर्क के समान था। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है, कम लेवल के दुश्मनों को मारने से मिलने वाला अनुभव कम होता जाता है। इसके अलावा जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है, अगले लेवल के लिए आवश्यक अनुभव भी बढ़ता जाता है। इन दोनों कारणों से लेवल बढ़ने की गति निश्चित रूप से धीमी हो जाती है। इसलिए तेजी से लेवल बढ़ाने के लिए उच्च स्तर के पोकेमोन से मुकाबला करना आवश्यक था। जीत हो या हार, ये पोकेमोन के विकास के लिए बेहद फायदेमंद होता। खुद से सलाह मिलने के बाद ऐश ने सबसे पहले विरिडियन सिटी पहुंचने और ये देखने की योजना बनाई कि तथाकथित जिम चुनौतियां आखिर क्या हैं। हालांकि ऐश जब यही सोच रहा था, तभी स्पीरो का एक झुंड दस्तक देने आ गया। क्या ये अनुभव के पैकेट मेरे दरवाजे पर पहुंचाए गए हैं? वाह, कमाल है। ऐश और पिकाचू पहले तो एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार होकर अपने हाथ मल रहे थे, लेकिन पहले 1 दर्जन स्पीरो के बाद 1 दर्जन और उड़कर आए और फिर उसके बाद 1 दर्जन और। कुल मिलाकर स्पीरो पक्षियों के झुंड का आकार वास्तव में 100 से अधिक हो गया था। सैकड़ों स्पीरो की भीड़ के बीच ऐश की तेज नजरों ने उसी स्पीरो को पहचान लिया जिसे उसने अपने 10वें पोकेमोन के रूप में हराया था। वे बदला लेने के लिए पूरे परिवार को ले आए। क्या ये सच में जरूरी था? तुम इतना ज्यादा बदला क्यों ले रहे हो? पिकाचू, मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूँ। ऐश ने हाथ हिलाते हुए पिकाचू को युद्ध में भेजने का फैसला किया। पिकाचू तुरंत ऐश के पीछे भाग गया, उसका छोटा सा सिर तेजी से हिल रहा था। जो भी जाना चाहता जा सकता था, लेकिन वह तो बिल्कुल नहीं गया। क्या ये कोई मजाक था? वह तो बस एक नन्हा सा नौसिखिया पिकाचू था। उससे 100 से ज्यादा स्पीरो से लड़ने को कहना यह उसकी जान मांगने से कैसे अलग था? पिकाचू, ऐश, मैं तुम्हें चुनता हूँ। अरे, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं एक इंसान हूँ, तुम मुझे 100 से ज्यादा स्पीरो से लड़ने के लिए मजबूर कर रहे हो। पिकाचू, क्या तुम लड़ाई में माहिर नहीं हो? अब अपने हुनर का प्रदर्शन करने का समय है। तुम तारांकन और प्रतिशत
भला ऐश और पिकाचू के बीच बहस चल रही थी, तभी दर्शकों की भूमिका निभा रहे स्पीरो के झुंड का सब्र टूट गया। वे सब एक साथ जमा हो गए और धनुष से छोड़े गए तीरों की तरह सीधे उन दोनों इंसानों और चूहों पर झपटे। ऐश, जो बहस जारी रखना चाहता था, एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने पिकाचू को उठाया और भागने के लिए मुड़ गया। पिका पिका, हम क्यों भाग रहे हैं? उनसे मुकाबला करो, इन्हें मेरे पैर पर ले जाओ। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि कितने सारे स्पीरो हैं? तुमने हमला क्यों नहीं किया? ऐश लगातार पिकाचू को पकड़े हुए शिकायत कर रहा था। हालांकि उसे ऑरा पावर प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन उसे अभी तक अपनी शक्ति की असलियत का स्पष्ट अंदाजा नहीं था। अगर ऑरा ऐश यहाँ होता तो वह हाथ के एक इशारे से ही स्पीरो के इस झुंड को नष्ट कर देता। लेकिन ऐश, जिसे अभी अभी ऑरा पावर मिली थी, वह 100 से अधिक स्पीरो के सामने अभी भी थोड़ा डरा हुआ था। ऑरा पावर में वृद्धि के साथ ऐश की गति पूरी तरह से एक इंसान की गति से कहीं अधिक हो गई थी। हालांकि स्पीरो का झुंड तेज था, लेकिन वे ऐश की गति के आसपास भी नहीं थे। पिकाचू ऐश की बाहों से कूदकर उसके कंधे पर चढ़ गया और ऐश के कपड़ों को कसकर पकड़ लिया। स्पीरो के झुंड को दूर जाते देख उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। क्या कोई इंसान इतनी रफ्तार से दौड़ सकता है? फ्लाइंग टाइप पोकेमोन होने के नाते स्पीरो निश्चित रूप से धीमे नहीं थे, कम से कम एक सामान्य इंसान से तो काफी तेज थे। लेकिन ऐश की वर्तमान गति स्पीरो की गति से भी अधिक थी। इस घटना को विचित्र ही कहा जा सकता है, लेकिन ये सोचते हुए कि ऐश उसे केवल खाली हाथों से हरा सकता है, यह मानना इतना अतार्किक नहीं लगता कि वह एक स्पीरो के उड़ने की गति से भी तेज दौड़ सकता है। पी खतरे से बाहर होने की पुष्टि करने के बाद पिकाचू ने सीधे स्पीरो के झुंड की ओर एक मजेदार चेहरा बनाया। उसने केवल एक स्पीरो को हराया था और दूसरी तरफ से 100 से अधिक कबीले के सदस्यों को जवाबी कार्रवाई के लिए बुलाया गया। ये प्रतिशोध की भावना हद से ज्यादा थी, घिनौनी हद तक प्रबल। तो पिकाचू ने भी बदले में घिनौना व्यवहार करने का फैसला किया। मैं तुम्हें हरा तो नहीं सकता, लेकिन क्या मैं कम से कम तुम्हें परेशान तो कर सकता हूं? पिकाचू को मुंह बनाते देख स्पीरो का झुंड और भी गुस्से में आ गया। उन्होंने बेताब होकर अपने पंख फड़फड़ाए, लेकिन वे अपने आगे चल रहे पिकाचू का पीछा नहीं कर पा रहे थे। दूरी और भी बढ़ती जा रही थी। इस रफ्तार से तो वे उसे खो ही देंगे। स्पीयर झुंड के भीतर कुछ उच्च स्तरीय स्पीयरों चीख निकले और उनकी गति अचानक कई गुना बढ़ गई। कौशल त्वरित आक्रमण क्विक अटैक की मदद से वे लगभग 1 दर्जन उच्च स्तरीय स्पीरो तेजी से दोनों पक्षों के बीच की दूरी को कम करने में कामयाब हो गए। पिका ऐश, और तेज दौड़ो, वे तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। क्या? मैं तो साफ साफ पीछे हट गया था। ऐश ने अपना सिर घुमाया और देखा कि ठीक उसी समय जब पिकाचू ने कहा था, 1 दर्जन स्पीरो पहले से ही उसकी ओर बढ़ रहे थे। मैं तुमसे कह रहा हूं, मुझे मजबूर मत करो। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुमसे डरता हूं। स्पीरो पक्षियों का झुंड 50 मीटर की दूरी तक सिमट गया। अभी भी तुम्हारे लिए जाने का समय है। पश्चाताप करो और उद्धार पाओ। स्पीरो पक्षियों का झुंड 20 मीटर की दूरी तक सिमट गया। मैं सचमुच हमला करने जा रहा हूं। धिक्कार है, और स्फीयर। ये देखकर कि कोई भी शब्द स्पीरो की उड़ान को नहीं रोक सकता, ऐश ने अपने दांत पीसते हुए झुंड की ओर एक हाथ बढ़ाया। ऐश की हथेली में नीली ऊर्जा संघनित हुई। 1 सेकंड से भी कम समय में उसके हाथ में एक गहरे नीले रंग का आभा गोला बना और उसने तुरंत उसे बाहर की ओर फेंक दिया। तेजी से उड़ रहे स्पीरो के झुंड को इस इंसान के जवाबी हमले की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। एक पल के लिए उनके पास बचने का कोई मौका नहीं था और ऑरा स्फीयर लगभग 1 दर्जन अग्रणी स्पीरो के ठीक बीच में फट गया। धमाका, हरे भरे घास के मैदान से विस्फोट की धुंध उठी। ऐश घूम गया, उसके जूतों के तलवे जमीन पर फिसलते हुए उसकी उड़ान रुक गई। यह उसकी 50% शक्ति से संघनित एक ऑरा स्फीयर था। वह देखना चाहता था कि यह प्रहार स्पीरो के झुंड को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। अगर यह 5 से अधिक स्पीरो को हरा सकता तो वह भागेगा नहीं। क्या आपको पीछा करना पसंद है? आज मैं आपके साथ अंत तक खेलूंगा। जैसे जैसे ऐश और पिकाचू ऑरा स्फीयर के कारण हुए परिणामों को ध्यान से देखते रहे, धुआं धीरे धीरे छंटने लगा। ऐश के अनुमान के अनुसार उस ऑरा स्फीयर से 5 या 6 स्पीरो को हराने और बाकी को घायल करने में सक्षम होना एक उत्कृष्ट परिणाम होता। लेकिन जब अंतिम परिणाम सामने आया तो वह उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक था। मोर्चे पर हमला करने वाले लगभग 1 दर्जन स्पैरो सैनिकों में से हर एक को बुरी तरह से मार गिराया गया था। ऐश खुद को अपने हाथों को देखने से रोक नहीं पाया। ये तो उसकी शक्ति का केवल 50% उपयोग करने का परिणाम था। अगर यह पूरी शक्ति वाला ऑरा स्फीयर होता, हे भगवान, क्या ऑरा ऐश का यही मतलब था, पौराणिक पोकेमोन के बराबर शक्ति। ऐसा लगता था कि पोकेमोन के बारे में उसकी समझ अभी भी बहुत सती थी। उसे प्रोफेसर ओक के व्याख्यानों को और अधिक ध्यान से सुनना चाहिए था। पिकापाई, एक राक्षस, पिकाचू ने मुश्किल से निगलते हुए अनजाने में बोल दिया। मानव जगत में अपने पूरे समय में उसने कभी भी ऐसा विचित्र व्यक्ति नहीं देखा था। उसके खिलाफ पहले इस्तेमाल की गई तकनीक को शायद रोक दिया गया था,
अगर उसमें इस बार जितनी ही शक्ति होती तो वह सिर्फ गंभीर चोटों से बेहोश ही नहीं होता, हो सकता है कि उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाती। पिकाचू, इन्हें पकड़ो। आधा आधा। पिका पिका, 8 तुम्हारे लिए, 2 मेरे लिए। ऐश ने आंखें घुमाईं लेकिन पिकाचू के फैसले पर कोई आपत्ति नहीं जताई। आखिरकार, फिलहाल तो वही तो ज्यादा ताकतवर था। इसके साथ ही इंसान और चूहा स्पीरो पक्षियों के झुंड की ओर दौड़ पड़े। ऐश ने अपनी ऑरा पावर का पूरा इस्तेमाल किया। उसके ऑरा स्फीयर ने स्पीरो के झुंड में तबाही मचा दी और पिकाचू पर से काफी दबाव कम कर दिया। इस बीच पिकाचू किनारे पर अवसरों की प्रतीक्षा करता रहा और लगातार थंडर शॉक का उपयोग करके चुपके से 1 या 2 स्पीरो को मार गिराता रहा। अधिकांश दबाव ऐश की तरफ था। स्पीरो के झुंड का सामना करते हुए उसने एक हाथ से ऑरा स्फीयर का इस्तेमाल किया और दूसरे हाथ से ऑरा शील्ड तैनात की, मानो वह युद्ध का देवता हो। 5 मिनट से भी कम समय में ऐश और पिकाचू ने बचे हुए सभी स्पीरो को आसमान से नीचे गिरा दिया। हफ हफ, अभी भी पीछा कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था, मुझे मजबूर मत करो, इसके परिणाम गंभीर होंगे। ऐश हौंफते हुए कमर पर हाथ रखे गिरे हुए स्पीरो के झुंड को गर्व से देख रहा था। उसके बगल में पिकाचू ने ऐश की मुद्रा की नकल की, हाथों को कमर पर रखकर और अत्यंत महत्वपूर्ण भाव से खड़ा हो गया। एक शुरुआती पोकेमोन होने के बावजूद, जिसने लगभग कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी, उसने अपने पहले ही दिन लगभग पूरे पोकेमोन कबीले को हरा दिया। अगर यह बात फैल गई तो सभी चूहे उसका सम्मान करेंगे, भले ही इस लड़ाई की मुख्य शक्ति वास्तव में वह न हो। स्पीरो से निपटने के बाद दोनों को आखिरकार चैन की सांस लेने का मौका मिला। ऐश ने अपना नक्शा निकाला और अपनी स्थिति का जायजा लिया। उसने पाया कि स्पीरो के झुंड के पीछा करने के कारण वे विरिडियन शहर के बहुत करीब पहुंच चुके थे। सामान्य गति से भी वे कल सुबह तक पहुंच जाएंगे। मुझे कहना पड़ेगा, मुझे इन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर ये लोग हमारा पीछा न करते तो शायद हम इतनी जल्दी इस जगह तक न पहुंच पाते। ऐश ने नक्शा रखते हुए भावुक होकर आह भरी। पिकाचू ने सहमति में सिर हिलाया और फिर दोनों ने अपनी यात्रा जारी रखने की तैयारी की। जहां तक पराजित स्पीरो झुंड की बात है, उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। हालांकि उन्होंने लड़ने की अपनी क्षमता खो दी थी, लेकिन पोकेमोन की शारीरिक बनावट को देखते हुए जब तक उसका मूल भाग क्षतिग्रस्त नहीं होता, वे जल्दी ठीक हो जाते हैं। अन्यथा लीग को जंगली पोकेमोन पर हमला करने पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। आखिर जंगली पोकेमोन के पास प्रशिक्षक नहीं होते। अगर उन्हें इतना पीटा जाए कि उन्हें ठीक होने के लिए पोकेमोन सेंटर की जरूरत पड़े तो बहुत कम लोग इतने आलस के साथ ऐसा करेंगे। सामान्य तौर पर जब तक क्षति विशेष रूप से गंभीर न हो, जंगली पोकेमोन धीरे धीरे ठीक होने के लिए अपने स्वयं के शारीरिक गठन पर भरोसा कर सकते हैं और जल्द ही वे फिर से सक्रिय हो जाएंगे। 1 मिनट रुको पिकाचू। जैसे ही पिकाचू जाने वाला था, ऐश अचानक बोल पड़ा और उसने अपनी नज़र पास ही खड़े एक पेड़ की ओर घुमाई। तुम जो वहां हो, बाहर आओ, मैंने तुम्हें पहले ही देख लिया है। जिस जगह पर उन्होंने स्पीरो पक्षियों के झुंड से लड़ाई की वह एक ग्रामीण रास्ते जैसा था। आसपास की जमीन घास से ढकी हुई थी और पास में तरह तरह के फूल और पेड़ थे, एक तरह का जंगली इलाका। लड़ाई की शुरुआत में ऐश ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन लड़ाई के दौरान उसने पास ही एक पेड़ के पीछे एक आभा की उपस्थिति को महसूस किया था। उस आभा की तीव्रता को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा था कि वह किसी पोकेमोन की आभा है, जिसका मतलब था कि कोई उस पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। उस व्यक्ति ने ऐश और पिकाचू को स्पीरो से लड़ते हुए जरूर देखा होगा। ऐश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह व्यक्ति अभी भी पेड़ के पीछे क्यों छिपा हुआ है। यदि यह स्पैरो के भय और परेशानी से बचने की इच्छा के कारण था तो उन्हें झुंड के पराजित होने के बाद ही बाहर निकलना चाहिए था। उसने अभी अभी स्पैरो को इतनी बहादुरी से हराया था, क्या यह उचित नहीं था कि वे आकर उसकी थोड़ी प्रशंसा करें? ठीक यही विचार ऐश के मन में था जब उसने पेड़ के पीछे खड़े व्यक्ति को आवाज दी। कोई व्यक्ति इतनी रोमांचक लड़ाई को देखकर भी किनारे छिपने से कैसे बच सकता है? अब भी सामने नहीं आ रहे। मैं कार्रवाई करने जा रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, एक स्पष्ट तेज आवाज सुनाई दी। इस आवाज से ऐश चौंक गया। आवाज से अंदाजा लगाते हुए पेड़ के पीछे छिपी हुई शख्सियत असल में एक लड़की थी। जैसे ही वह आकृति पेड़ के पीछे से निकली, ऐश ने उसे स्पष्ट रूप से देख लिया। उसके बाल पोनीटेल में बंधे थे और उसने पीले रंग का स्लीवलेस क्रॉप टॉप पहना था जो उसकी छाती पर थोड़ा उभरा हुआ था। साथ में उसने डेनिम सस्पेंडर शॉर्ट्स पहने थे। मौसम के हिसाब से उसका पहनावा बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी बर्फीली सफ़ेद बाहें और लंबी टांगें खुली हुई थीं और उन पर रोशनी पड़ रही थी। उसका गोल मटोल मासूम चेहरा, छोटी सी नाक और रत्नों जैसी पन्ना जैसी आंखें उसे चंचल और प्यारी बनाती थीं। हालांकि इस समय वह प्यारा चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। एक लड़की, तुम उस पेड़ के पीछे क्या कर रहे थे? अहम, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। मैंने अभी कुछ नहीं देखा, बिल्कुल कुछ भी नहीं। झूठी, तुम उस पेड़ के पीछे काफी देर तक छिपी रही होगी। ऐश ने निर्दयता से लड़की के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। कृपया मुझे चुप कराने के लिए मुझे मार मत डालो।
लड़की ने अपने हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर विनती की। अब अचंभित होने की बारी ऐश की थी। तुम्हें चुप करा दूं? क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लड़की से शुरुआती बातचीत के बाद ऐश को समझ में आ गया कि वह सामने आने से क्यों हिचकिचा रही थी, और जब उसे सबके सामने टोका गया तो उसके चेहरे पर वह भाव क्यों थे। उस लड़की का नाम मिस्टी था। शुरुआत में जब उसने ऐश और पिकाचू को स्पीरो के झुंड के साथ भयंकर लड़ाई में देखा तो वह मदद करना चाहती थी। आखिर सिर्फ एक पिकाचू वाला ट्रेनर इतने सारे स्पीरो के सामने कैसे टिक सकता है? हालांकि इस लड़ाई में उसने मुख्य किरदार के बारे में गलत अनुमान लगाया था। स्पीरो के खिलाफ मुख्य ताकत पिकाचू नहीं बल्कि मानव प्रशिक्षक था। ऐश को अपने रास्ते में आने वाले हर किसी का कत्लेआम करते देख मिस्टी के मन में ये ख्याल आया कि कहीं वह किसी गुप्त रूप से संशोधित साइबोर्ग तो नहीं है या किसी गुप्त संगठन का हथियार तो नहीं है। यही वजह थी कि लड़ाई खत्म होने के बाद मिस्टी बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। मिस्टी की अटकलें और भी हास्यास्पद होती देख ऐश ने तुरंत उसे बीच में ही रोक दिया और समझाया कि वह कुछ विशेष क्षमताओं वाला एक साधारण इंसान है, और वह भी एक नौसिखिया ट्रेनर। ऐश के बार बार समझाने पर मिस्टी आखिरकार मान गई और उसने चैन की सांस ली। कम से कम अब उसे चुप कराए जाने की चिंता तो नहीं करनी पड़ी। और पावर, मैंने ऐसी शक्ति के बारे में कभी नहीं सुना। मैंने तो सिर्फ साइकिक पावर के बारे में ही सुना है। ऐश के एक सामान्य इंसान होने और उसके अंदर एक विशेष क्षमता होने की पुष्टि होने के बाद मिस्टी ने आखिरकार अपना डर छोड़ दिया और ऐश से सामान्य रूप से बातचीत करने लगी। ऑरा पावर की विशेष शक्ति कांटों में तो छोड़िए, विश्व स्तर पर भी अत्यंत दुर्लभ है। बहुत कम पोकेमोन हैं जो ऑरा का उपयोग कर सकते हैं, और मनुष्यों में तो लगभग कोई भी नहीं। दूसरी ओर ऐसे कई इंसान हैं जो साइकिक शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कांटो में सैफ्रॉन जिम लीडर एक साइकिक है, और ऐसा लगता है कि अन्य क्षेत्रों में भी साइकिक शक्ति वाले खिलाड़ी मौजूद हैं। हालांकि ऑरा पावर और साइकिक प्रकृति में भिन्न हैं, लेकिन मूल रूप से दोनों ही विशेष क्षमताएं हैं। मिस्टी ने साइकिक के बारे में सुना था, इसीलिए उसने ऐश के पास विशेष क्षमता होने की बात को इतनी जल्दी स्वीकार कर लिया। वैसे विशेष क्षमता होने के बावजूद एक व्यक्ति का स्पीरो के समूह से लड़ना कुछ ज्यादा ही अजीब है ना? हे कमाल है ना? मैं सचमुच तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा था। छोड़ो, ये तो लगभग तारीफ करने जैसा ही है। ऐश के घमंडी चेहरे को देखकर मिस्टी बोलने में हिचकिचाई, लेकिन आखिरकार उसने ऐश की बात से सहमति जताई। ऐश से बात करने के बाद मिस्टी को एहसास हुआ कि ऐश की ताकत भले ही भयावह थी, लेकिन उसकी मानसिकता वास्तव में एक बच्चे जैसी थी। वह आत्मसंतुष्ट, गर्वित और बहुत ही मिलनसार था। मिस्टी को और भी ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि उसने उसे पेड़ के पीछे से इसलिए बुलाया क्योंकि उसके वीरतापूर्ण प्रदर्शन को देखने के बाद भी वह उसकी प्रशंसा करने या उससे मिलने की इच्छा व्यक्त करने के लिए बाहर नहीं आई थी। क्या ये सिर्फ एक बच्चे की दिखावा करने की इच्छा नहीं है? ये 15 वर्षीय लड़के के युवा उत्साह के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। क्या आप नए ट्रेनर हैं? हाँ, मुझे आज ही अपना पहला पोकेमोन और पोकेडेक्स मिला है। मैं अभी अभी पैलेट टाउन से निकला हूँ और यह मेरा साथी पिकाचू है। पिकाचू ने ऐश के कंधे से हाथ हिलाकर मिस्टी का अभिवादन किया। आपका स्टार्टर पोकेमोन पिकाचू है। आपने कहा था कि आपके पास पोकेडेक्स है। आपका लीग कमिश्नर कौन है? मिस्टी ने कुछ जिज्ञासा के साथ पूछा। आमतौर पर हर शहर में लीग कमिश्नर होते हैं जो उचित आयु के लड़के लड़कियों को शुरुआती पोकेमोन देते हैं। हालांकि कमिश्नरों की योग्यता भी अलग अलग होती है। केवल उच्च पदस्थ कमिश्नर ही नए ट्रेनरों को शुरुआती पोकेमोन के साथ पोकेडेक्स दे सकते हैं। लेकिन आमतौर पर उस स्तर के आयुक्त मजबूत क्षमता वाले पोकेमोन वितरित करते हैं, जैसे कि चार्मेंडर, जिसके 3 विकासवादी चरण हैं और एक अपेक्षाकृत सौम्य प्रारंभिक रूप है। एक कमिश्नर जो पिकाचू जैसे आम पोकेमोन देता है, जिसे नए ट्रेनर्स के लिए नियंत्रित करना भी अपेक्षाकृत कठिन है, वह पोकेडेक्स कैसे दे सकता है? पैलेट टाउन के कमिश्नर प्रोफेसर ओक हैं। वे काफी मशहूर लगते हैं। प्रोफेसर ओक? मिस्टी, क्या तुम भी प्रोफेसर ओक को जानती हो? बेशक। आपको क्या लगता है कि कांटो में कितने लोग प्रोफेसर ओक को नहीं जानते? विश्व प्रसिद्ध शीर्ष पोकेमोन प्रोफेसर होने के अलावा वे कांटो लीग के पहले चैंपियन ट्रेनर भी थे। उनके रिटायर होने के बाद से अब तक कांटो में कोई चैंपियन नहीं हुआ है। ऐश और पिकाचू, क्या वह दयालु, सौम्य और कुछ हद तक भुलक्कड़ प्रोफेसर ओक वास्तव में कांटो लीग के पहले चैंपियन थे? इस खबर से ऐश और पिकाचू दोनों को गहरा सदमा लगा। लड़के और चूहे दोनों ने घबराकर निगलते हुए पूछा, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? प्रोफेसर ओक का एक प्रसिद्ध प्रोफेसर होना एक बात है, लेकिन कांटो लीग के पहले चैंपियन, ये कैसे संभव है? मिस्टी ने आंखें घुमाईं और बोली, मैं इतनी महत्वपूर्ण बात में कैसे गलती कर सकती हूँ? मैं हुआ हूँ। खैर, कोई गलती नहीं है। हालांकि उस समय प्रोफेसर ओक के वीरतापूर्ण कार्यों के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन अगर आप जिम लीडर से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रोफेसर ओक बेहद मशहूर थे। मुझे प्रोफेसर ओक के पिछले कारनामों के बारे में बताएं। ठीक है। अब आप आगे कहाँ जा रहे हैं? विरिडियन सिटी। तो चलिए चलते चलते बात करते हैं।
दोनों ने विरिडियन सिटी की यात्रा शुरू करते समय आपस में बातचीत की। मिस्टी के पास वास्तव में एक साइकिल थी जिसे उसने पेड़ के पीछे छोड़ दिया था। आमतौर पर साइकिल से विरिडियन सिटी पहुंचने में आधे दिन से भी कम समय लगता है, लेकिन ऐश को ध्यान में रखते हुए मिस्टी ने उसके बगल में पैदल चलने का फैसला किया और अपनी साइकिल को धक्का देती रही। रास्ते में मिस्टी ने प्रोफेसर ओक के दशकों पुराने कुछ रहस्यों के बारे में बताया। उस समय कांटो क्षेत्र ने कभी भी चैंपियन स्तर का प्रशिक्षक पैदा नहीं किया था और यह 7 क्षेत्रों में सबसे कमजोर था। इसी समय प्रोफेसर ओक का उदय हुआ, जिन्होंने न केवल इंडिगो पठार सम्मेलन जीता बल्कि अपने बाद के प्रशिक्षक करियर में भी जबरदस्त सफलता हासिल की। अंततः कांटो में सबसे शक्तिशाली हस्ती और कांटो लीग के चैंपियन बन गए। उस दौर के सभी प्रसिद्ध प्रशिक्षकों को प्रोफेसर ओक ने पराजित किया था। उनकी ताकत की तुलना वर्तमान लियोन से की जा सकती है। हालांकि उस समय इंटरनेट और परिवहन का विकास नहीं हुआ था। इसी वजह से प्रोफेसर ओक की प्रतिष्ठा मुख्य रूप से कांटो क्षेत्र तक ही सीमित रही। समय के साथ प्रोफेसर ओक की सेवानिवृत्ति और शिक्षा जगत में उनकी बढ़ती प्रसिद्धि के कारण विश्वभर में युद्ध लड़ने वाले चैंपियन के रूप में उनके कारनामे धीरे धीरे गुमनामी में खो गए। उद्धरण चिन्ह। आज तक कांटो क्षेत्र में कोई नया चैंपियन ट्रेनर पैदा नहीं हुआ है। यहाँ तक कि अजेय ड्रैगन मास्टर के रूप में जाने जाने वाले लांस भी एलीट 4 के अन्य सदस्यों को पछाड़कर कांटो चैंपियन नहीं बन पाए हैं। मिस्टी ने आह भरते हुए कहा, अपनी साइकिल को धकेलते हुए, मानो उसे उस समय प्रोफेसर ओक के विस्मयकारी प्रदर्शन को न देख पाने का पछतावा हो रहा हो। क्या कांटो अब इतना कमजोर हो गया है, बिना किसी चैंपियन के भी? ऐश ने कुछ जिज्ञासा के साथ पूछा। कांटो कमजोर है? हाँ, आप कह सकते हैं कि कांटो का लीग सम्मेलन नौसिखियों के लिए एक शुरुआती मंच है, लेकिन अगर आप शीर्ष स्तर की युद्ध शक्ति की बात कर रहे हैं तो आप अन्य क्षेत्रों से पूछ सकते हैं कि क्या कांटो कमजोर है। मिस्टी व्यंग्य से हंसी। अगर कोई कहता कि कांटो के मध्य और निचले स्तर के खिलाड़ी कमजोर हैं तो शायद ही कोई उससे असहमत होता, लेकिन अगर कोई कांटो की शीर्ष स्तर की युद्ध शक्ति पर सवाल उठाता है तो ये सीधे सीधे अज्ञानता को दर्शाता है। तो फिर कांटो में कोई चैंपियन क्यों नहीं है? क्या आपको पता है कि प्रत्येक क्षेत्र के चैंपियन का चयन कैसे होता है? ऐश ने अपना सिर हिलाया। चैंपियन बनने के लिए आपको 4 दिनों के भीतर लगातार 4 एलीट 4 सदस्यों को हराना होगा। एक कम ज्ञात तथ्य, कांटो के चारों एलीट 4 सदस्य यदि अन्य क्षेत्रों में होते तो उनमें से प्रत्येक चैंपियन होता। अब आप समझ गए होंगे कि कांटो में कोई चैंपियन क्यों नहीं है। ऐश और पिकाचू, हे भगवान, तो कांटो कमजोर नहीं बल्कि बहुत मजबूत है। एलीट 4 का मतलब 4 चैंपियन हैं। भला ऐसा अस्पष्ट शब्द कैसे हो सकता है? टप टप। दोनों के बीच जोश भरी बातचीत के दौरान साफ नीला आकाश, जो अब तक बादलों से रहित था, अचानक काले बादलों से ढक गया और फिर ऊपर से हल्की बारिश होने लगी। खूबसूरत धूप वाला दिन अचानक उदास और बारिश वाले दिन में बदल गया और मिस्टी और ऐश ने जल्दी से बारिश से बचने के लिए एक जगह ढूंढ ली।